सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस को देखते हैं, जिनको मैं रीड आउट करके आपको क्विकली इस पार्ट को नेविगेट कराऊंगा। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इन थर्मोडायनेमिक्स द टर्म सिस्टम रेफर्स टू अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर एनक्लोज्ड बाय बाउंड्रीज और सरफेस आइदर रियल और इमेजिनरी। दोस्तों, आप जिस रूम में बैठे हो वहां पे एक 1 क्यूबिक मीटर का आप एक एयर का वॉल्यूम इमेजिन करो, तो वो आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। या फिर आपके सामने एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें कि गैस फिल्ड है, या आप जिस रूम में बैठे हो वही एक कंटेनर की तरह एक्ट कर रहा है जिसमें कि एयर है, तो दिस इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ऐसे हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा। अब सिस्टम दो तरह के होंगे, एक क्लोज्ड और एक ओपन। क्लोज सिस्टम में ना हीट एक्सचेंज होगी ना मास एक्सचेंज होगा, और जो ओपन सिस्टम है उसमें मास एक्सचेंज नहीं होगा बट हीट एक्सचेंज हो सकती है। किसी भी सिस्टम को एनर्जी देने के दो वे हैं, एक हम लोग हीट के थ्रू एनर्जी दे सकते हैं और हम लोग एक वर्क के थ्रू एनर्जी दे सकते हैं। यदि सिस्टम की बाउंड्रीज के थ्रू हीट एक्सचेंज हो पा रही है तो हम बोलेंगे सिस्टम की जो वॉल्स है वो डायथर्मिक है या कंडक्टिंग है, और सिस्टम की वॉल्स के थ्रू यदि हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रही है तो हम बोलेंगे सिस्टम की जो वॉल्स है वो एडियाबैटिक है या फिर नॉन कंडक्टिंग है। दोस्तों, स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम की स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं? तो सिस्टम की स्टेट हम लोग सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से डिफाइन करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन, मास, इससे हम लोग सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। नाउ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यदि ये जो वेरिएबल्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन, ये टाइम के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। और ये वैल्यूज चेंज हो रही है, इनमें से एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे सिस्टम पे कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जा रहा है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है। तो thermodynamic process, a process in which there are changes in the state of a thermodynamic system is called a thermodynamic process. अब दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम क्वासी स्टैटिक बोलते हैं। ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत स्लोली हो रहा है, कि such that at every moment system is in nearly thermodynamic equilibrium. Nearly thermodynamic equilibrium का मतलब क्या है कि सिस्टम पे जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हो तो हर स्टेप पे आप सिस्टम में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये डिफाइन कर पा रहे हो, कैलकुलेट कर पा रहे हो। एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस द सिस्टम इज नियरली, ध्यान रहे एग्जैक्टली नहीं, नियरली इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हम बोलेंगे सिस्टम पे जो प्रोसेस हो रहा है वो क्वासी स्टैटिक हो रहा है। तो गाइस, क्वासी स्टैटिक होने के लिए मस्ट है कि प्रोसेस बहुत स्लोली होना चाहिए, इनफाइनाइटली स्लोली होना चाहिए, तो हम बोलेंगे सिस्टम पे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो रहा है ना। जब भी हम किसी प्रोसेस का पीवी डायग्राम बनाते हैं तो प्रिज्यूम्ड है कि वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, क्योंकि यदि क्वासी स्टैटिक नहीं होगा तो फिर हर स्टेज पे हमारे लिए प्रेशर और वॉल्यूम को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो यदि हम पीवी डायग्राम बना रहे हैं मतलब कि प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है। तो एक्सेप्ट फ्री एक्सपेंशन, जितने भी हम आगे प्रोसेसेस देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सेप्ट फ्री एक्सपेंशन, उन सब में अज्यूम करेंगे कि जो प्रोसेस है हमारा वो क्वासी स्टैटिक है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको आइसोथर्मल से आपको है ना आइसोबारिक एक्सपेंशन करना है, से आपको आइसोबारिक एक्सपेंशन करना है क्वासी स्टैटिकली, तो आप कैसे करोगे? तो आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास एक सिस्टम है, ओके, इसमें गैस फिल्ड है और ये पिस्टन है, पिस्टन गैस के ऊपर है और इस सिस्टम में गैस फिल्ड है, इस कंटेनर में गैस फिल्ड है जिसको हम लोग सिस्टम बोल रहे हैं। ऑलराइट, अब यहां पे अपन ने कितना प्रेशर मेंटेन करना है उसके हिसाब से ऊपर लेड शॉट्स, लेड की बॉल्स या सैंड या कोई और मटेरियल हमने रख दिया जितना हमें प्रेशर मेंटेन करना है पिस्टन के ऊपर। और ये जो वॉल्स हैं ये नॉन कंडक्टिंग है, और इस पिस्टन, ये जो कंटेनर है इसका बॉटम के थ्रू हम लोग हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने एक बर्नर के ऊपर रखा है जिसका टेम्परेचर हम रेगुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब सपोज हमें आइसोबारिक एक्सपेंशन करना है, तो आइसोबारिक एक्सपेंशन में क्या है, प्रेशर फिक्स रखेंगे। कैसे? पिस्टन के ऊपर जितनी लेड शॉट्स हैं वो फिक्स रहेंगी, अपन उन लेड शॉट्स को ना बढ़ाएंगे ना कम करेंगे। तो आउटसाइड प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर इनसाइड प्रेशर भी कांस्टेंट होगा यदि प्रोसेस को स्लोली एग्जीक्यूट करेंगे तो। अब हमें आइसोबारिक एक्सपेंशन करना है, सपोज इनिशियली टी इनिशियल जो है, जो टी इनिशियल है वो हमारा 300 केल्विन है, और आइसोबारिक एक्सपेंशन करके हमें फाइनल टेम्परेचर 350 केल्विन करना है। तो कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, बर्नर पे हमारे पास प्रोविजन है टेम्परेचर को बढ़ाने का, तो हमने पहले 300 से 301 कर दिया, टेम्परेचर को 300 से बढ़ा के 301 कर दिया। तो जैसे टेम्परेचर को 301 किया तो अंदर तो टेम्परेचर 300 है, बाहर टेम्परेचर 301 है, तो हीट अंदर जाएगी, हीट अंदर जाएगी तो गैस एक्सपैंड होगी, गैस एक्सपैंड होगी, पिस्टन थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब थोड़ा टाइम दे रहे हैं सिस्टम को सेटल होने के लिए, तो क्योंकि बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है तो जब वापस से इक्विलिब्रियम आएगा तो अंदर प्रेशर फिर से P0 प्लस mg/a हो जाएगा, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जितना पिस्टन का वेट है अपॉन ए, इतना अंदर प्रेशर हो जाएगा। तो अब अंदर टेम्परेचर 301 हो गया है, प्रेशर वही नॉर्मल वैल्यू पर आ गया है और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया है। अब 301 से अपन ने टेम्परेचर 302 कर दिया, तो अंदर 301 है और बर्नर का टेम्परेचर 302 कर दिया, तो यहां से हीट अंदर जा रही है, फिर से गैस एक्सपैंड होगी, फिर से पिस्टन मूव करेगा, थोड़ा अनइक्विलिब्रियम आएगा, है ना। उसके बाद थोड़ा टाइम दे रहे हैं सेटल होने के लिए, जब सेटल होगा तो क्योंकि बाहर प्रेशर फिक्स्ड है तो अंदर भी प्रेशर वापस से इस ओरिजिनल वैल्यू पर आएगा और अंदर टेम्परेचर 302 हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ऐसे इनफाइनिटेसिमल स्मॉल स्टेप्स में हम टेम्परेचर को 1 केल्विन से बढ़ाते आ रहे हैं और हर 1 केल्विन से बढ़ाने के बाद में सिस्टम को सेटल होने का टाइम दे रहे हैं, प्रेशर वापस ओरिजिनल वैल्यू पर रिस्टोर हो रहा है। तो ये हम स्लोली प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, हर छोटी स्टेप के बाद में हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रीड कर पा रहे हैं। ये क्वासी स्टैटिक हो गया। तो हमने क्वासी स्टैटिकली आइसोबारिक एक्सपेंशन परफॉर्म कर लिया।
Okay, so quasi-static process means system is in nearly thermodynamic equilibrium at every stage of the process, and that can be ensured when process is done infinitely slowly, very very slowly. जब भी PV डायग्राम बना हुआ है तो इसका मतलब कि प्रोसेस quasi-static है ना? और हमें जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे एक्सेप्ट दैट ऑफ फ्री एक्सपेंशन, सारे प्रोसेस हमारे कैसे होंगे? बाय डिफॉल्ट quasi-static होंगे. दोस्तों हीट रिजर्वॉयर एक ऐसी बॉडी है जिसकी हीट कैपेसिटी बहुत ह्यूज है, तो उसमें से कुछ हीट यदि विड्रॉ करो या कुछ हीट उसको दो, टेंपरेचर में कोई चेंज नहीं आएगा. आइडियली एक हीट रिजर्वॉयर की हीट कैपेसिटी जो होगी वो इनफाइनाइट होगी, ताकि हीट दे या ले तो उसके टेंपरेचर में चेंज बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा. ऑलराइट, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने देखी. अब हम लोग हीट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, दैट इज एनर्जी इन फ्लो. जब भी एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे फ्लो कर रही है तो हम बोलेंगे हीट मूव कर रही है, हीट फ्लो कर रही है. हम कभी ऐसी टर्म काम नहीं लेंगे कि इस बॉडी में कितनी हीट है. हम बस जब भी एनर्जी ट्रांजिट में है तो हम बोलेंगे भाई ये हीट फ्लो कर रही है. हीट हमेशा हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर की तरफ फ्लो करेगी. तो सिस्टम एंड एनवायरमेंट, यदि सिस्टम का टेंपरेचर छोटा है, एनवायरमेंट का टेंपरेचर ज्यादा है, तो हीट सिस्टम के अंदर आएगी. सिस्टम का टेंपरेचर और एनवायरमेंट का टेंपरेचर बराबर है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा. और सिस्टम का टेंपरेचर बड़ा है और एनवायरमेंट का टेंपरेचर छोटा है तो हीट बाहर की तरफ आएगी. तो इस तरह से हीट हम डिफाइन कर रहे हैं एनर्जी इन ट्रांजिट. इसको कैपिटल क्यू से लिखते हैं. यदि सिस्टम को हीट मिल रही है तो हम क्यू पॉजिटिव लेंगे, और सिस्टम से हीट बाहर जा रही है तो फिर क्यू नेगेटिव लेंगे. नाउ इंटरनल एनर्जी, गाइस किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ kinetic energy and potential energy of the constituents of the system. Sum of kinetic and potential energy of the constituents of the system. अब यहां पे ये बात समझनी है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली लेनी है? विच इज एसोसिएटेड विद रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं उससे एसोसिएटेड जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें लेनी है. या इसी को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो हमें लेनी है. वो एनर्जी रैंडम मोशन से एसोसिएटेड होगी. तो चाहे रैंडम मोशन से एसोसिएटेड एनर्जी बोलो या सिस्टम के सी फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो बोलो, दोनों सेम चीज है. तो ऐसी हमें काइनेटिक एनर्जी लेनी है. प्लस पोटेंशियल एनर्जी कौन सी लेनी है? जो सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की आपस में मॉलिक्यूलर फोर्सेस से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी हमें लेनी है. जो सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्शन से पोटेंशियल जनरेट हो रही है वो हमें नहीं लेनी है. सो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी in the frame of center of mass plus the potential energy arising because of intermolecular forces, that is internal energy of the system. दोस्तों आइडियल गैस में क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, हम मानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एब्सेंट आइडियल गैस में, तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इज ओनली बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रेम. So internal energy of an ideal gas is sum of the kinetic energy of all molecules in its center of mass frame. किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को आप कैसे चेंज कर सकते हो? थ्रू वर्क एंड थ्रू हीट. दो मोड से, दो वेज में, हीट देके एंड वर्क के थ्रू हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं. यहाँ एक और पॉइंट समझने वाला है दोस्तों. जैसे किसी कंटेनर में सपोज गैस है और उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है. यदि इस कंटेनर को उठा के हम लोगों ने एक मूविंग कार के अंदर रख दिया विच इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ऐसे में हमने सारे मॉलिक्यूल्स में एक सिस्टमैटिक मोशन और ऐड कर दिया. उससे इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. केवल रैंडम मोशन से एसोसिएटेड एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी का पार्ट होती है. तो यदि हम कंटेनर को लॉरी में रख रहे हैं विच इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं आएगा. या हम कंटेनर को उठा के किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं तो अर्थ के साथ ग्रेविटेशनल एनर्जी चेंज हो रही है, बट इंटरनल एनर्जी में ये वाली पोटेंशियल एनर्जी हमें नहीं लेनी होती. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी वही लेनी होती है हमें. तो इसलिए इस केस में भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा. ओके, तो ये हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया. नाउ नेक्स्ट वर्क. किसी भी सिस्टम को एनर्जी आप दो तरह से दे सकते हो, एक तो हीट के थ्रू और एक वर्क के थ्रू. तो अब हम लोग वर्क देख रहे हैं. तो वर्क इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. थर्मोडायनामिक्स में जब हम लोग वर्क बोलते हैं तो मोस्टली हम वर्क डन बाय द गैस बोलते हैं. तो क्वेश्चंस में केयरफुली आपको पढ़ना है कि इज इट वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस. तो वर्क डन बाय द गैस, तो ऐसे हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है. ओके, और यहां पे गैस फिल्ड है. तो गैस पिस्टन पे लगातार प्रेशर फोर्स एक्सर्ट कर रही है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स पिस्टन से कोलाइड कर रहे हैं. तो यहां पे प्रेशर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं P इंटू ए. प्रोसेस हमारा हमेशा क्वासी स्टैटिक होता है, तो आउटसाइड से जितना प्रेशर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उतना ही अंदर से प्रेशर फोर्स एक्सर्ट होगा. यदि ये पिस्टन को स्मॉल अमाउंट dx से हम बाहर ले रहे हैं तो गैस का जो वर्क होगा वो PA इंटू dx. A dx को हम लोग वॉल्यूम चेंज dV बोल सकते हैं. तो जो वर्क होगा वो PdV होगा. ऐसे ही इनफाइनिटेसिमली स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में हम PdV वर्क कैलकुलेट करके ऐड करें तो टोटल वर्क आएगा. तो टोटल वर्क इज PdV इंटीग्रेशन फ्रॉम VI टू VF. तो ये हमारा गैस कितना वर्क कर रही है उसका फॉर्मूला हो गया. W इज PdV इंटीग्रेशन फ्रॉम VI टू VF. दोस्तों इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए वी नीड प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम. वी नीड प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, है ना. तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हम लोग वर्क कैलकुलेट कर पाएंगे. तो हमारा ग्राफिकली ये PV डायग्राम है. तो हम यदि वॉल्यूम को VI से VF पे लेके जा रहे हैं तो VI पे प्रेशर PI है और VF पे प्रेशर PF है. यहां प्रेशर PI है और इधर प्रेशर PF है. तो जो गैस का वर्क होगा, एरिया अंडर द PV डायग्राम फ्रॉम VI टू VF, एरिया अंडर द PV डायग्राम एंड V एक्सिस फ्रॉम V बराबर VI टू V बराबर VF, ये हमारा गैस का वर्क होगा. तो ये जितना एरिया आ रहा है दिस इज द वर्क डन बाय द गैस. ओके, एरिया अंडर PV डायग्राम एंड V एक्सिस फ्रॉम V बराबर VI टू V बराबर VF.
गाइस यदि गैस एक्सपैंड हो रही है तो पिस्टन पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बाहर की तरफ हो रहा है, तो वर्क पॉजिटिव हो रहा है। और गैस कंप्रेस हो रही है तो पिस्टन पे फोर्स तो बाहर की तरफ लगा रही है गैस, बट मोशन अंदर की तरफ हो रहा है, तो ऐसे में जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। और थ्रू आउट यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है, तो फिर गैस का वर्क जीरो होगा। तो गैस का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। गाइस गैस का वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। यदि हम स्टेट ए से स्टेट बी पे जा रहे हैं, हम वॉल्यूम वी से वॉल्यूम वी पे जा रहे हैं, तो कौन से प्रोसेस के थ्रू हम जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि गैस का वर्क कितना होगा। इट इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल, इट इज अ पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल। हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कौन से पाथ के थ्रू जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली गैस का वर्क होगा। तो यहां पे जैसे मैंने 3 फिगर्स दिखा रखे हैं, हम पॉइंट 1 से स्टेट 2 पे 3 पाथ के थ्रू जा रहे हैं। एक हमारा वाया 3 है, एक वाया 4 है और एक डायरेक्टली है। तो तीनों का वर्क देखते हैं। तो पहले 132 का वर्क देखें, तो 132 का एरिया, तो ये जितना एरिया है, ये जितना एरिया है, दिस इज वर्क डन बाय द गैस। हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, हमने इनिशियल पॉइंट से हमने फाइनल पॉइंट से वॉल्यूम एक्सिस पे नॉर्मल डाला। अब जितना एरिया एनक्लोज हो रहा है, दिस इज वर्क डन बाय द गैस। गैस का वर्क पॉजिटिव हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सपैंड हो रही है गैस, इसलिए। ऐसे हम लोग वाया 4 यदि 2 पर जा रहे हैं, तो वाया 4 2 पे जा रहे हैं, तो ये रहा, हमने इनिशियल पॉइंट से वॉल्यूम एक्सिस पे नॉर्मल डाला, हमने फाइनल पॉइंट से वॉल्यूम एक्सिस पे नॉर्मल डाला, तो ये जितना एरिया एनक्लोज हो रहा है, दिस इज वर्क डन बाय द गैस इन मूविंग फ्रॉम 1 to 2 वाया स्टेट 4। यदि हम 1 से 2 डायरेक्टली जा रहे हैं, तो ऐसे केस में 1 से हमने नॉर्मल डाला, 2 से नॉर्मल डाला, तो ये जितना एरिया है, दिस इज वर्क डन बाय द गैस। तो हम देख रहे हैं 3 अलग अलग पाथ्स के थ्रू हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहे हैं, और तीनों स्टेट्स में जो गैस का वर्क हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। फिर हमारा एक और पॉइंट नोट करने वाला है, गाइस यदि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो जरूरी नहीं है कि वर्क जीरो होगा, है ना। एकदम ऐसा लगेगा कि यार वीआई और वीएफ की वैल्यू सेम है तो वर्क जीरो होना चाहिए, बट वीआई और वीएफ सेम है तो जरूरी नहीं है वर्क जीरो होगा। वर्क जीरो तब होगा जो थ्रू आउट वॉल्यूम सेम है, थ्रू आउट वॉल्यूम कांस्टेंट है, अदरवाइज वर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जैसे यहां पे मेरे को ए से बी तक का वर्क निकालना है, तो ए से बी तक का वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको 2 पार्ट्स में देखें। देखो हमें ए से बी तक का वर्क निकालना है ना। ये हमारा इस तरह से ए और बी पे वॉल्यूम सेम है, तो इंटरमीडिएट पॉइंट सी लीजिए। तो ए से सी तक का वर्क, ए से सी तक का वर्क, ये हमारा पूरा ए से सी तक का वर्क आ रहा है, ओके। और अब हम लोग सी से बी तक का वर्क देखेंगे, तो ये हमारा प्रोसेस है। सी से बी तक का वर्क देखें, तो सी से बी तक हम लोग ये सी से नॉर्मल डाले, बी से नॉर्मल डाले, ये जो वर्क आ रहा है ये सी से बी तक आ रहा है। तो ये वर्क पूरा नेगेटिव आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, और ये वाला वर्क पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब ए से सी और सी से बी का वर्क ऐड करेंगे, तो गाइस ये पूरा नेगेटिव एरिया प्लस ये पॉजिटिव एरिया ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा। तो वर्क डन बाय द गैस इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज दिस एरिया, और ये नेगेटिव हम बोल रहे हैं, ये वाला डोमिनेट कर रहा है, तो वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव एरिया डोमिनेट कर रहा है, इसलिए। तो ये समझना है कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है तो जरूरी नहीं है कि वर्क जीरो हो, वो फिगर पे डिपेंड करेगा, प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। अब कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस में गैस का वर्क देखते हैं, तो वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम थ्रू आउट कांस्टेंट है, वॉल्यूम थ्रू आउट कांस्टेंट है। जैसे यहां पे देखें तो वॉल्यूम थ्रू आउट कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो पीवी बराबर एनआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है तो टेंपरेचर भी बढ़ रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप टेंपरेचर बढ़ा रहे हो, हीटिंग कर रहे हो, वर्क डन जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। आप प्रेशर कम कर रहे हो, वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो ऐसे केस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर कम कर रहे हो तो टेंपरेचर भी कम होगा, यानी कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे कूलिंग हो रही है। दोनों ही केसेस में जो वर्क डन है वो जीरो है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन नहीं होगा। कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर मेंटेन करते हुए आप एक्सपेंशन कर रहे हो या कंप्रेशन कर रहे हो, तो जैसे यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करते हुए कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए हम लोग वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो ये जो जितना ग्राफ का एरिया आ रहा है ये हमारा वर्क होगा। तो यहाँ पे वर्क होगा पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, पीवी को अपन एनआरटी लिख सकते हैं, तो दिस इज एनआर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो दिस इज वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। वर्क डन एट कांस्टेंट टेंपरेचर, कांस्टेंट टेंपरेचर रखते हुए हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और यदि वॉल्यूम कम हो रहा होता तो हम बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो जितना पीवी डायग्राम और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में एरिया इनक्लोज हो रहा है, दिस इज द वर्क डन बाय द गैस, हाइपरबोला, हाइपरबोला, ओके। तो ये वर्क कितना होगा, ये वर्क हमें निकालना है। तो दोस्तों वर्क इज पी डीवी इंटीग्रेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग इसको लिख सकते हैं एनआरटी बाई वी डीवी इंटीग्रेशन फ्रॉम वी आई टू वी एफ, एनआरटी डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन एल एन वी हो गया, लिमिट्स लगाएंगे तो ये आ गया हमारे पास में एल एन वी एफ अपॉन वी आई। इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो हो गया 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो ये हमारा फॉर्मुला हो गया 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा गैस का वर्क होगा। दोस्तों साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, साइक्लिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, उसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। जितने भी इंजन हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं। तो द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। ये कैसे हो रहा है, देखिए हमें आई से हम एफ पे जा रहे हैं वाया 1 और एफ से वापस आई पर आ रहे हैं वाया 2। तो अब इसमें पहले आई से एफ पे जाएं तो ये पूरा एरिया आ रहा है, और ये वर्क जो आ रहा है ये हमारा आ रहा है पॉजिटिव फ्रॉम आई टू एफ, ओके। फिर हम लोग एफ से आई आ रहे हैं तो ये वाला एरिया आ रहा है, और ये जो वर्क आ रहा है डब्ल्यू फ्रॉम एफ टू आई ये हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो ये पूरा एरिया
प्लस ये नेगेटिव एरिया ऐड करेंगे तो फिर ये वाला एरिया बच जाएगा, और पॉजिटिव एरिया डोमिनेट कर रहा है तो इस केस में टोटल वर्क पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों जब भी हमें साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना है पीवी डायग्राम में, तो पीवी डायग्राम में उस साइक्लिक प्रोसेस की लूप के अंदर जितना एरिया इंक्लोज हो रहा है दैट इज द वर्क डन बाय द गैस। यदि साइकिल हमारी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एरिया डोमिनेट करेगा, इसलिए वर्क पॉजिटिव होगा, और यदि साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क डोमिनेट करेगा, इसलिए वर्क नेगेटिव होगा। तो इफ साइकिल इज क्लॉकवाइज वर्क डन इज पॉजिटिव, साइकिल इज क्लॉकवाइज अदरवाइज इट इज नेगेटिव। तो साइक्लिक प्रोसेस में जितना लूप के अंदर पीवी डायग्राम में एरिया इंक्लोज हो रहा है दैट इज वर्क डन। साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। देखो इसको रटो मत, यदि आपको ऑन द स्पॉट जज करना है तो मैं जज करने का तरीका बता देता हूं। मान लीजिए ये हमारी साइकिल है ना, तो ये हमारी साइकिल है, तो हम ए से बी जा रहे हैं वाया 1 और बी से ए आ रहे हैं वाया 2। तो देखो जो नेगेटिव वर्क है वो डोमिनेट कर रहा है, नेगेटिव वर्क का एरिया बड़ा होगा, पॉजिटिव वर्क का एरिया छोटा होगा, तो ऑन द स्पॉट अपन जज कर सकते हैं इस केस में वर्क नेगेटिव होगा। और यही हमारी साइकिल क्लॉकवाइज है, साइकिल हमारी क्लॉकवाइज है यानी कि ऐसे है, तो ए से बी जा रहे हैं हम वाया 1 तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, और बी से ए आ रहे हैं वाया 2 तो वर्क नेगेटिव हो रहा है, और यहां पॉजिटिव वर्क का एरिया डोमिनेट करेगा तो इस केस में वर्क पॉजिटिव होगा। तो क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क पॉजिटिव हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क नेगेटिव हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्क से रिलेटेड पॉइंट्स किए, पी डीवी इंटीग्रेशन, और फिर उसको पी को सब्स्टिट्यूट करके फिर हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेंपरेचर, कांस्टेंट प्रेशर और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोगों ने देखा। ऑलराइट, यहाँ पे तो कई बार क्या होता है ऐसे, इसमें एक सिस्टम ये भी होता है कि भाई जैसे ऐसे पिस्टन जो है वो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, और अब हमें पिस्टन का मास m दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 दिया हुआ है, इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, नाउ वर्क डन बाय गैस व्हेन piston moves out by x0। तो अब किसी मोमेंट पे जो प्रेशर लग रहा होगा, देखो यदि स्प्रिंग में कंप्रेशन x है तो kx फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा, P0 a अंदर की तरफ लग रहा है और mg भी अंदर की तरफ लग रहा है, तो जो गैस का प्रेशर किसी मोमेंट पे होगा वो होगा P0 प्लस mg बाई a प्लस kx बाई a, P0 प्लस mg बाई a प्लस kx बाई a। तो जो गैस का वर्क है F is work is W by gas is P dV integration which is P0 plus mg by A plus kx by A integration dV, है ना। तो मान लीजिए पिस्टन का एरिया A दे रखा है, हमें पिस्टन का एरिया A दे रखा है, तो P0 V final माइनस V initial प्लस mg, और अगेन P0 प्लस mg by A, तो P0 प्लस mg बाई ये टर्म तो कांस्टेंट हो गई, और dv का इंटीग्रेशन v विच इज v फाइनल माइनस v इनिशियल, एंड kx, इस dv को हमें ब्रेक करना होगा a dx, तो यहाँ पे ये a कैंसिल हो जाएगा और लास्ट वाली टर्म आएगी हमारी kx0 स्क्वायर बाई 2, kx का इंटीग्रेशन kx स्क्वायर बाई 2 होगा और उसमें लिमिट्स लगाएंगे 0 to x, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी kx0 स्क्वायर बाई 2। अब ये इसको लिख सकते हैं अपन P0 प्लस mg बाई a, और v फाइनल माइनस v इनिशियल हो गया ax0 प्लस kx0 स्क्वायर, तो a कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है हमारे पास में P0 प्लस mg बाई a, तो ये आ रहा है P0 ax0 प्लस mg x0 प्लस kx0 स्क्वायर बाई, ओके। dv को अपने a dx लिखा, तो a dx में ये a कैंसिल हो गया, kx dx इंटीग्रेशन हाफ kx0 स्क्वायर 2 हो गया, और फिर अपन ने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से गैस का वर्क कई बार स्प्रिंग अरेंज होती है तो उसमें हम लोग लेते हैं। तो ये पूरा हम लोगों ने वर्क वाला पार्ट देखा। तो हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, इन तीनों को हमने डिफाइन कर दिया, इसमें बेस एग्जांपल्स देख लिए। अब लोग आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है, हम उसको हीट दे रहे हैं, वो वर्क कर रहा है और इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। सो वी डिफाइन Q in physics, we define Q as heat energy given to the system, and W work done by the system, and delta U change in internal energy of the system. So as per energy conservation, we say Q equals W plus delta U. Heat energy given to the system is utilized as work done by the system and change in internal energy of the system. So when a thermodynamic system undergoes a change from an initial state to a final state, the general principle of conservation of energy then implies that Q equals W plus delta U. So state the general conservation of energy. It is simply the general law of conservation of energy applied to any system in which the energy transfer from or to the surroundings is taken into account. The first law is valid for all processes. क्वासी स्टैटिक है या नहीं है? First law is valid for all types of processes. यदि डिफरेंशियली स्मॉल चेंज कर रहे हो तो फिर इसको अपन लिख पाएंगे dq बराबर du प्लस dw, dq बराबर du प्लस dw। ये इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज के लिए हम लोग लिखेंगे
गाइस थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, यदि Q वी डिफाइन हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, तो यदि हीट एनर्जी अंदर जा रही है तो Q पॉजिटिव और हीट बाहर आ रही है एक्सट्रैक्ट हो रही है तो Q नेगेटिव। सिमिलरली W वी डिफाइन वर्क डन बाय द सिस्टम, तो यदि गैस पॉजिटिव वर्क कर रही है तो W पॉजिटिव होगा और गैस नेगेटिव वर्क डन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम वर्क कर रहा है तो W पॉजिटिव होगा और सिस्टम पर वर्क हो रहा है, जैसे लिखा हुआ है 20 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, दैट मींस हमें W नेगेटिव लिखना होगा। लिखा 30 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द गैस, तो हमें वर्क पॉजिटिव लेना होगा, है ना। तो इससे साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, W इज वर्क डन बाय द गैस, तो इफ वर्क इज बीइंग डन ऑन द गैस W इज नेगेटिव एंड इफ वर्क इज डन बाय द गैस इट इज पॉजिटिव। इफ इट इज हीट इज गिवन टू द सिस्टम इट इज पॉजिटिव एंड इफ हीट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम देन Q इज नेगेटिव। तो फर्स्ट लॉ में Q बराबर डेल्टा U प्लस W। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज एनालाइज करने वाली है, डेल्टा U स्टेट डिपेंडेंट है, वेरिएबल है, ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट होगा, बट जो W है वो पाथ डिपेंडेंट है A से B के लिए, इसलिए Q भी पाथ डिपेंडेंट होगा। तो हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, द हीट एनर्जी नीडेड डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। डेल्टा U पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, बट क्योंकि W पाथ डिपेंडेंट है, जो हीट एनर्जी नीडेड है वो भी पाथ डिपेंडेंट होगी। जिसमें डेल्टा U ज्यादा होगा उस प्रोसेस में फॉर सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, जिसमें वर्क ज्यादा होगा उसमें एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी, वो भी अपन एग्जांपल्स में देखेंगे। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस किए। अब हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट्स डिफाइन कर लेते हैं फॉर एन आइडियल गैस। तो देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट, तो एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी प्रोसेस की जनरल हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होगी, किसी भी प्रोसेस की जनरल हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी होगी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो Q अपॉन N डेल्टा T, दिस इज C फॉर एनी गैस, है ना, स्पेसिफिक हीट फॉर एनी गैस। अब ये जो स्पेसिफिक है एक्चुअली गैस का टेंपरेचर डेल्टा T से रेज करना है, तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड Q है, तो 1 केल्विन से 1 मोल का रेज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड जो है स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक है Q अपॉन N डेल्टा T, है ना। इसको अपन ऐसे बोले, इफ Q इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेंपरेचर ऑफ N मोल ऑफ गैस by delta T, then molar specific heat of gas for the processes T बराबर Q अपॉन N डेल्टा T। दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ध्यान रहे हमें क्वेश्चन में केयरफुली रीड करना है, केवल स्पेसिफिक हीट दे रखी तो पर केजी हो जाएगा और मोलर स्पेसिफिक दे रखी तो पर मोल हो जाएगा। हीट कैपेसिटी गिवन है तो फिर पूरी N मोल्स का या M किलोग्राम गैस की हीट कैपेसिटी होगी, तो वो केयरफुली अपने को रीड करना है ना। तो गैसेस में जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है कि अपन कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेंपरेचर चेंज कर रहे हैं या कांस्टेंट प्रेशर रख के टेंपरेचर चेंज कर रहे हैं, तो इसीलिए वहां पे हमें प्रोसेस के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक डिफाइन करनी पड़ेगी। तो दो स्टैंडर्ड मोलर स्पेसिफिक जो है वो है कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम डिफाइन करते हैं CV बराबर Q अपॉन N डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP डिफाइन करते हैं Q अपॉन N डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। यदि गैस का CV और CP मालूम है, किसी गिवन गैस के लिए CV और CP फिक्स नंबर्स होंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 मोल का गैस 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज CV। कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल का गैस का टेंपरेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज CP। तो CP और CV किसी गिवन गैस के लिए फिक्स नंबर्स होंगे, है ना। तो CP और CV, तो यदि हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेंपरेचर डेल्टा T से बढ़ाना है तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, Q बराबर NCV डेल्टा T। ऐसे कांस्टेंट प्रेशर पे यदि हमें टेंपरेचर डेल्टा T से बढ़ाना है तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, NCP डेल्टा T। और ऐसे किसी प्रोसेस की स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक गिवन है C, तो उस प्रोसेस के लिए टेंपरेचर डेल्टा T से रेज करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो CN डेल्टा T होगी, NC डेल्टा T। तो ऐसे प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाएगा, ये हम लोगों ने लिखा। तो मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर CV एंड CP। नाउ दोस्तों अब हम गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला देख रहे हैं। तो कोई किसी आइडियल गैस के लिए जो डेल्टा U होगा वो NCV डेल्टा T के बराबर होगा। आइडियल गैस के लिए जो डेल्टा U होगा वो NCV डेल्टा T के बराबर होगा। अज्यूमिंग एब्सोल्यूट जीरो पे इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो टेंपरेचर T पे, एब्सोल्यूट टेंपरेचर T पे जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो NCVT होगा। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NCVT एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर T फॉर एन आइडियल गैस, और टेंपरेचर डेल्टा T से चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा, NCV डेल्टा T होगा। और जो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज है वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल टेंपरेचर पे डिपेंडेंट है, कौन सा पाथ फॉलो किया है उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डेल्टा U इज NCV डेल्टा T फॉर एन आइडियल गैस एंड U इज NCVT। ये फॉर्मूला हम डिराइव कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम टेंपरेचर डेल्टा T से रेज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड निकालते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम energy required at constant volume, energy required to raise temperature by delta T is Q बराबर NCV डेल्टा T, क्योंकि CV डिफाइन है Q अपॉन N डेल्टा T, तो Q बराबर NCV डेल्टा T। नाउ सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो
W is 0. Hence, from first law of thermodynamics, delta U बराबर Q, which is NCV delta T. तो डेल्टा टी से टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज किया तो इंटरनल एनर्जी चेंज एनसीवी डेल्टा टी हुआ. नाउ एज इंटरनल एनर्जी चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, नॉट ऑन द पाथ टेकन. तो यदि कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह किसी और प्रोसेस से भी हम लोग यदि डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज उतना ही होना चाहिए जितना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज करके होगा. तो इसलिए किसी भी और प्रोसेस के लिए भी हम बोल सकते हैं कि डेल्टा यू कितना होगा, एनसीवी डेल्टा टी होगा. तो इस तरह से हम लोग डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी डिफाइन करते हैं. अब हमारे लिए आइडियल गैस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मुला है कि डेल्टा यू इज एनसीवी डेल्टा टी या यू इज एनसीवी टी. सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट है जो कि गिवन होगी हमें. भाई सीपी और सीवी का जो डिफरेंस है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का, वो हमारा कैपिटल आर के बराबर है आइडियल गैस के लिए. सीपी माइनस सीवी इज आर. ऑलराइट, और इसके बाद में हम लोग देखते हैं और सीपी माइनस सीवी इज आर. नाउ गामा हमारा डिफाइन है एडियाबैटिक गैस कांस्टेंट सीपी बाय सीवी. तो सीपी माइनस सीवी आर है और गामा सीपी बाय सीवी है. तो सीपी को अपन गामा के टर्म्स में लिख सकते हैं सीवी इज आर अपॉन गामा माइनस 1 और सीपी को लिख सकते हैं गामा आर अपॉन गामा माइनस 1. या आप गामा को सीपी बाय सीवी लिख के चेक भी कर सकते हो. तो सीवी इज आर अपॉन गामा माइनस 1 एंड सीपी इज गामा आर अपॉन गामा माइनस 1. दोस्तों मोनो एटमिक, डायटमिक एंड नॉन लीनियर पॉलीएटमिक के लिए सीवी की वैल्यू 3r/2, 5r/2 एंड 3r. और सीपी में प्लस आर करना है तो 5r/2, 7r/2 एंड 4r. और गामा फिर आ जाएगा हमारा 5/3, 7/5 एंड 4/3. तो ये हमें याद रखना होगा. आपको याद होगा भी मोनो एटमिक, डायटमिक एंड नॉन लीनियर पॉलीएटमिक उनके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम हम आगे देखेंगे. सीवी, सीपी और गामा की वैल्यूज हम लोगों ने देख ली जो कि हम काम में लेंगे. दोस्तों मोलर स्पेसिफिक हीट और हमारी जस्ट स्पेसिफिक हीट, उसमें क्या रिलेशन रहेगा? स्पेसिफिक हीट है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1/1 केल्विन फॉर 1 kg ऑफ सब्सटेंस. एंड मोलर स्पेसिफिक हीट है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसे में यदि हमारा एस और सी में रिलेशन निकालना है तो क्यू बराबर एनसी डेल्टा टी, उसी को लिख सकते हैं एमएस डेल्टा टी. तो हमारा एनसी बराबर एमएस, ये इस तरह से हमारा रिलेशन हो जाएगा. ऐसे दोस्तों फॉर गैस मान लीजिए सीवी मतलब एनसीवी, सीपी माइनस सीवी और एसपी माइनस एसवी में रिलेशन निकालना है ना. तो एनसीपी माइनस एनसीवी इज, यहां से देखिए एनसीवी माइनस एनसीपी मतलब बराबर एम एस एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. नाउ सीपी माइनस सीवी आर के बराबर है. ये हो गया एन आर मतलब एसपी माइनस एसवी हो गया एन आर बाय एम. मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इज मोलर मास, आर अपॉन एम नॉट. तो कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका डिफरेंस क्या होगा? आर बाय एम नॉट के बराबर होगा. ये अपन डायरेक्टली काम में लेंगे. एसपी माइनस एसवी इज आर बाय एम नॉट, सीपी माइनस सीवी इज आर एंड एसपी माइनस एसवी इज आर बाय एम नॉट. एम नॉट क्या होगा? मोलर मास के बराबर होगा. ये क्वेश्चंस में हमारे काम आएगा. तो ये पूरा हम लोगों ने स्पेसिफिक के बारे में किया. अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. गाइस रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट बी पे लेके जा रहे हो, तो आप वापस से जब स्टेट बी से स्टेट ए पर आओगे तो ओरिजिनल स्टेट में ना आपका सराउंडिंग्स में कोई चेंज होगा ना सिस्टम में कोई चेंज होगा. ना सराउंडिंग्स भी पुरानी वाली स्टेट में रिस्टोर हो जाएगी और सिस्टम भी पुरानी वाली स्टेट में रिस्टोर हो जाएगा. तो हम बोलेंगे वो रिवर्सिबल प्रोसेस है. एक बार रीड कर लेते हैं. अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस is reversible. A thermodynamic process is reversible if the process can be turned back such that both the system and the surroundings return to their original states with no change anywhere else in the universe. यदि आप A से वापस A पर आ रहे हो तो सिस्टम भी ओरिजिनल स्टेट में आ गया, सराउंडिंग भी ओरिजिनल स्टेट में आ गया, कहीं कोई चेंज अकर नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल. तो ये एक आइडियलाइज्ड नोशन है. ये तभी पॉसिबल होगा जबकि प्रोसेस जो होगा इनफाइनाइटली स्लो होगा और फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होंगे, डिसिपेटिव नॉन डिसिपेटिव होगा, एनर्जी लॉसेस नहीं होंगे, तभी प्रोसेस रिवर्सिबल हो पाएगा. अदरवाइज प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, है ना. तो बस ये रिवर्सिबल की अपने डेफिनेशन ध्यान रखनी है. और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मस्ट है कि प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होना चाहिए प्लस नॉन डिसिपेटिव होना चाहिए, एनर्जी कहीं डिसिपेट नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट आते हैं गाइस आइसोथर्मल प्रोसेस पे. ऐसा प्रोसेस जिसमें टेंपरेचर थ्रू आउट कांस्टेंट है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे. द टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट फिक्स्ड थ्रू आउट. आइसोथर्मल प्रोसेस दो तरह का हो सकता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन. दोनों में ही टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा, टेंपरेचर चेंज नहीं होगा. तो आइडियल गैस के लिए पीवी बराबर एनआरटी और टी फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस टेंपरेचर कांस्टेंट है तो एनआरटी कांस्टेंट हो गया. तो यानी कि पीवी बराबर कांस्टेंट. तो पी और वी में जो रिलेशन होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हो जाएगा. तो ये इसको आइसोथर्म बोलते हैं, पीवी डायग्राम को आइसोथर्म बोलते हैं. और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इस तरह का ग्राफ आएगा. वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन और ये एरो रिवर्स कर दें तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया. ये कैसे अपन परफॉर्म करेंगे वो अपने को समझना है. आइसोथर्मल कैसे करेंगे तो देखो ना, अपने को क्या करना है, कंटेनर लेना है जिसकी वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग है, और इसके ऊपर ऐसे लेड शॉट्स अरेंज कर देनी है. लेड की बॉल्स या सैंड ऐसे कुछ भी अरेंज कर देना है. जितने प्रेशर से आप स्टार्ट करना चाहते हो उतना प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपको कंटेनर के पिस्टन के ऊपर ऐसे लेड शॉट्स अरेंज कर देनी है. ओके. अभी जो गैस अंदर फिल्ड है ये इनिशियली किसी प्रेशर P0 पर है, वॉल्यूम V0 पर है और टेम्परेचर T0 पे है.
और जो वॉल्स हैं ये कंडक्टिंग है, ये हाईली कंडक्टिंग है। तो हाईली कंडक्टिंग होने से क्या होगा, बाहर और अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्योंकि हमेशा डायथर्मिक वॉल है तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब आज आइसोथर्मल एक्सपेंशन करना चाहते हो तो कैसे करोगे, टर्न बाय टर्न आप लेड शॉट्स को रिमूव करते हो, रिमूव लेड शॉट्स वन बाय वन स्लोली। तो जैसे एक बॉल रिमूव की, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करना है तो एक बॉल रिमूव की तो बाहर का प्रेशर कम हो गया, अंदर प्रेशर उतना ही है, तो पिस्टन थोड़ा सा बाहर मूव करेगा। जैसे पिस्टन बाहर मूव करेगा तो प्रेशर में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा। और जैसे अंदर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो हीट यहां पे एक्सचेंज होगी, क्योंकि वॉल्स कंडक्टिंग है, और अंदर का टेम्परेचर बाहर के बराबर हो जाएगा। जो भी बाहर आप सराउंडिंग्स में टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हो या जिस भी टेम्परेचर पे आप करना चाहते हो, तो उतने टेम्परेचर की हीट रिजर्वायर के कॉन्टैक्ट में रख दीजिए, उतने टेम्परेचर की हीट रिजर्वायर के कॉन्टैक्ट में रख दीजिए, है ना। तो इसको अपन ने एक हीट रिजर्वायर के कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है बाहर, तो जिस टेम्परेचर पे आप करना चाहते हो वो टेम्परेचर अंदर मेंटेन रहेगा। तो आपने एक लेड शॉट हटाई, पिस्टन को बाहर आने दिया, फिर सेटल हुआ, टेम्परेचर रीस्टोर हो गया, फिर एक लेड शॉट और हटाई, पिस्टन थोड़ा बाहर आया, फिर से टेम्परेचर रीस्टोर हो गया, फिर एक लेड शॉट और हटाई। तो ऐसे टर्न बाय टर्न आप लेड शॉट्स हटाते जा रहे हैं, पिस्टन बाहर आ रहा है, और हर लेड शॉट हटाने के बाद में आप सिस्टम को सेटल होने का टाइम दे रहे हो, ताकि टेम्परेचर वापस से बाहर का जो हीट रिजर्वायर है उसके बराबर हो जाए। तो ऐसे लगातार छोटी छोटी स्टेप्स में प्रेशर कम कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर में टेम्पररी चेंज हो रहा है, बट फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे रीस्टोर हो रहा है। तो इस तरह से छोटी छोटी स्टेप्स में अपन आइसोथर्मल एक्सपेंशन परफॉर्म कर रहे हैं। और यदि आपको आइसोथर्मल कंप्रेशन परफॉर्म करना है तो आप क्या करो, आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो बाहर से लेड शॉट्स एक एक करके इसके ऊपर डाल रहे हो, तो एक लेड शॉट डाली, बाहर प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम फिर थोड़ा कम होगा, सेटल होने दो, टेम्परेचर वापस से ओरिजिनल हो जाएगा। फिर एक लेड शॉट और डालो, फिर प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगा, सेटल होने दो, टेम्परेचर फिर से ओरिजिनल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ऐसे टर्न बाय टर्न एक एक लेड शॉट आप डालते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर टेम्परेरी चेंज हो रहा है, फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे रीस्टोर हो रहा है। तो ऐसे अपन आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्वेश्चन में कैसे मालूम पड़ेगा, पर्टिकुलरली एडवांस में वॉल्स यदि डायथर्मिक दे रखी है, वॉल्स कंडक्टिंग दे रखी है, तो वो इंप्लाई करेगा कि प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है, टी कांस्टेंट है, तो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस पीवी इज कांस्टेंट, और अकॉर्डिंगली हम लोग फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा आइसोथर्म कहलाता है। दोस्तों ये आइसोथर्म ओरिजिन से जितनी दूरी पर होगा, पीवी का प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। तो क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, और फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी नहीं होगी, तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू रिमेन जीरो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। तो फर्स्ट लॉ से देखें तो Q बराबर W प्लस डेल्टा यू, है ना, डेल्टा यू जीरो है तो Q बराबर W, तो जितनी हीट अंदर आ रही है वो वर्क में काम आएगी, Q बराबर W होगा, क्योंकि डेल्टा यू जीरो है। अपन फर्स्ट लॉ से ऑन द स्पॉट सोच सकते हैं, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। फिर ये हमने अलग फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस अलग अलग टेम्परेचर्स पे आइसोथर्म ड्रॉ किए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है बिटसेट मेंस में कि किस आइसोथर्म का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऐसे रटा हुआ कुछ नहीं, अपन सेम वॉल्यूम पे देखें तो जहां प्रेशर हाईएस्ट है सेम वॉल्यूम पे, वहां पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ऐसे में जो आइसोथर्म ओरिजिन से जितना फार्देस्ट है वहां टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। द आइसोथर्म कर्व्स ड्रॉन फॉर द सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर म्यूचुअली पैरेलल। तो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस जो आइसोथर्म्स हम ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो दो टेम्परेचर हो जाएंगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस जो जितने भी आइसोथर्म्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और जो आइसोथर्म ओरिजिन से फार्देस्ट होगा वहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो ये अपन देख रहे हैं। अब दोस्तों इसी में एक और पॉइंट अपन देख लेते हैं। मान लीजिए हमें ये पीवी डायग्राम गिवन है, पीवी डायग्राम, और ये हमें प्रोसेस दे रखा है, ऐसे प्रोसेस दे रखा है, ये ए है और ये बी है, और हमें बताना है कि ए से बी पे जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, है ना, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ऐसे में क्या है, देखो प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो पीवी का प्रोडक्ट कम होगा बढ़ेगा बिना वैल्यूज के हम लोग नहीं बोल सकते। हाँ, दो पॉइंट्स पर हमने को कंपेयर करना है। मान लो ए और बी पे टेम्परेचर को कंपेयर करना है, तो हम पीएवीए और पीबीवीवी की वैल्यू देखेंगे। यदि पीएवीए और पीबीवीवी बराबर है, दैट मींस टेम्परेचर ए और बी पे सेम है। यदि पीएवीए बड़ा है तो ए पे टेम्परेचर ज्यादा है, पीएवीए छोटा है तो बी पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो ऐसे अपन टेम्परेचर कंपेयर करेंगे। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो अपन यहाँ पे आइसोथर्म्स ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे अपन ने आइसोथर्म्स ड्रॉ किए, है ना, ये अपन आइसोथर्म्स ड्रॉ किए। तो अपन देख रहे हैं ये हमारे आइसोथर्म्स हैं, और इन आइसोथर्म्स में जैसे जैसे अवे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यानी कि हमारा कंक्लूजन, हम जब ए से बी पे जा रहे हैं तो हायर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर, और फिर लोअर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर। तो ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, टी फर्स्ट increases, becomes maximum, and then decreases। और ए और बी पे टेम्परेचर कंपेयर करना है तो फिर दोनों आइसोथर्म्स की अपन पीएवी और पीबीवीवी की वैल्यू देखेंगे, उससे मालूम पड़ेगा कि कहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। बाय द वे मुझे एबी पे मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है, तो वो मैं कैसे प्रोसीड करूंगा,
मैं यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का लीनियर रिलेशनशिप लिख लूंगा, फिर पीवी बराबर एनआरटी में प्रेशर को एलिमिनेट कर दूंगा। पीवी बराबर एनआरटी में इस इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे पी और वी की, यहां से प्रेशर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पीवी बराबर एनआरटी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो टेंपरेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा। अब उसका डेरिवेटिव लेके जीरो के बराबर करेंगे तो किस वॉल्यूम पे टेंपरेचर मैक्सिमम वो आ जाएगा, और उस वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट करेंगे वीटी रिलेशनशिप में, तो हमारा मैक्सिमम टेंपरेचर आ जाएगा। तो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेंस एडवांस मिड सेट सबके लिए, कि हमें ये लीनियर ग्राफ गिवन है, टेंपरेचर का वेरिएशन पूछा है और मैक्सिमम टेंपरेचर किस वॉल्यूम पे टेंपरेचर मैक्सिमम है वो पूछा है। तो ये अपने डिस्कस किया। दोस्तों स्पेसिफिक आइसोथर्मल प्रोसेस की, किसी भी प्रोसेस की स्पेसिफिक हमने डिफाइन की थी, मोलर स्पेसिफिक है Q अपॉन n डेल्टा टी, है ना। अब यदि आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो डेल्टा टी जीरो होगा, यानी कि ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेसेस इन्फिनिटी, याद मत करो, ऑन द स्पॉट लैंग्वेज से निकालो। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ का स्लोप कितना होगा, पीवी डायग्राम का स्लोप कितना होगा, तो पीवी बराबर कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करिए, तो डीपी बाई डीवी की जो वैल्यू आएगी वो माइनस पी बाई वी के बराबर होगी। ये लर्न करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी डायग्राम का जो स्लोप होगा वो माइनस पी बाई वी के बराबर होगा, और जो बल्क मॉडुलस होता है वो एक्चुअली डीपी अपॉन डीवी बाई वी होता है। तो डीपी बाई डीवी की वैल्यू अपन माइनस पी बाई वी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो बल्क मॉडुलस आएगा वो पी के बराबर आएगा, प्रेशर के बराबर आएगा। तो ये भी हम याद रखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखें अपन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीटिंग कर रहे हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे कूलिंग कर रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस दोस्तों परफॉर्म कैसे करेंगे, ये आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, आप कंटेनर पे लिड लगा दोगे, कंटेनर पे लिड लगा दोगे तो कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आपने पिस्टन को फिक्स कर दिया, आपने पिस्टन को फिक्स कर दिया तो कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है ना। रादर ऐसे नहीं बना के हम ऐसे, ये हमारा कंटेनर है और आपने पिस्टन को रिजिडली फिक्स कर दिया है, पिस्टन इज फिक्स्ड, पिस्टन इज फिक्स्ड। अब इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो पिस्टन फिक्स है, रिजिडली आपने टाइट कर रखा है, मूव करने के लिए फ्री नहीं है, आपने स्क्रूज लगा रखे हैं। अब यदि इसको कंटिन्यूसली हीट अंदर दे रहे हो तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, तो हीट अंदर दे रहे हो तो ये आइसोकोरिक हीटिंग हो जाएगी, जिसमें टेंपरेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और यही इसको यदि हॉट कोल्ड रिजर्वॉयर के कांटेक्ट में रख रहे हो तो हीट एक्सट्रैक्ट होगी, तो टेंपरेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने फिर इसको एक हीट रिजर्वॉयर के कांटेक्ट में रखा, है ना। ये टी है, टी सराउंडिंग, और ये टी है। यदि टी जो है वो टी एस से बड़ा है तो फिर क्यू नेगेटिव होगा, टेम्परेचर फॉल करेगा, या आइसोकोरिक कूलिंग हो जाएगी। और टी यदि टी एस से छोटा है तो क्यू अंदर जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो इस केस में डब्ल्यू जीरो है और क्यू हमारी डेल्टा यू के बराबर होगी, है ना। तो द प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम कैसे दिखाएंगे, पीवी डायग्राम पे जो प्रोसेस होगा, पीवी डायग्राम पे हम दिखाने के लिए दोस्तों वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऐसे में वर्टिकल लाइन होगी, जस्ट वर्टिकल लाइन होगी, और ये एरो ऊपर बना हुआ है तो प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हमारी कहलाएगी आइसोकोरिक हीटिंग। और यही मान लो ये लाइन हम लोगों ने ऐसी बनाई हुई है, तो इसमें प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी कम होगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइसोकोरिक हीटिंग होगी, या टेम्परेचर कम हो रहा है, आइसोकोरिक कूलिंग होगी। और ये हम पीटी डायग्राम बनाए, यदि पीटी डायग्राम बनाए इस प्रोसेस का, तो पीवी बराबर एनआरटी से हम देख रहे हैं कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, यानी कि जो वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये जो ग्राफ होगा इसको एक्सटेंड करने पे ये ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास होगा, तो वो इंप्लाई करेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो इस केस में क्यू डेल्टा यू के बराबर होगा और डेल्टा यू हमारा एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होगा, डब्ल्यू जीरो होगा। देन आता है आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रख के आप प्रोसेस कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, कूलिंग कर रहे हो या कंप्रेशन कर रहे हो, वो है आइसोबारिक प्रोसेस। प्रेशर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैं आपको समझाता हूं, प्रेशर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, तो आइसोबारिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे एक्सपेंशन करना है, तो आपने ये पिस्टन लिया और जितने प्रेशर पे आपको एक्सपेंशन करना है उसके हिसाब से आपने वेट मैनेजमेंट किया, ऊपर लेट शॉट्स रख दी, ऐसे लेट शॉट्स रख दी। तो इक्विलिब्रियम में जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के बराबर होगा, यानी पी नॉट प्लस एम जी बाई ए के बराबर होगा। जो गैस का प्रेशर है वो पी नॉट प्लस एम जी बाई ए के बराबर हो जाएगा। ये इसके अंदर गैस भरी हुई है। अब इसको अपन एक बर्नर पे रख दिया जिसका टेम्परेचर अपन मेंटेन कर सकते हैं, और जो नीचे वाली वॉल्स हैं ये कंडक्टिंग है, यहाँ हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास नॉब है ना, ये हमारा हीटर है, तो इस पे हमने रख दिया। अब हमें आइसोबारिक एक्सपेंशन करना है, तो फॉर आइसोबारिक एक्सपेंशन और आइसोबारिक एक्सपेंशन हम क्या करेंगे, हम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे।
we increase temperature of burner by small amount successively at regular intervals. ओके तो अपन ने पिस्टन की कंडीशन तो मेंटेन की हुई है, तो प्रेशर तो फिक्स रहेगा. अब हमें आइसोबारिक हीटिंग करनी, आइसोबारिक एक्सपेंशन करना है, तो हम क्या करेंगे बर्नर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो हीट अंदर जाएगी तो प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा. अब क्योंकि पिस्टन की कंडीशंस फिक्स्ड है, प्रेशर ऊपर कांस्टेंट है, तो फाइनली वापस से पिस्टन जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होगा. बाहर प्रेशर P0 प्लस mg बाई ए है, तो अंदर प्रेशर भी P0 प्लस mg बाई ए हो जाएगा. फिर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर से हीट अंदर जाएगी, फिर PV और T चेंज होगा, और फिर से जब इक्विलिब्रियम आएगा तो प्रेशर P0 प्लस mg बाई ए हो जाएगा. तो ऐसे रेगुलर इंटरवल्स पर हम स्मॉल अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट अंदर जा रही है, PVT चेंज हो रहा है, बट PV वापस से ओरिजिनल वैल्यू पर आ रहा है. तो इस तरह से आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है. आइसोबारिक कंप्रेशन में हम रिवर्स करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे बर्नर का, फिर टेम्परेचर कम करेंगे, फिर टेम्परेचर कम करेंगे, तो हीट बाहर आएगी, टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, और हर स्टेप के बाद में प्रेशर वापस से ओरिजिनल वैल्यू पर आ जाएगा. क्वेश्चन में कैसे मालूम पड़ेगा कि आइसोबारिक एक्सपेंशन है या आइसोबारिक है या नहीं है? यदि आपका पिस्टन का वेट बाहर का प्रेशर फिक्स्ड है, तो ऐसे केस में पिस्टन की कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे ऐसे केस में आइसोबारिक एक्सपेंशन है, आइसोबारिक कंप्रेशन है ना. तो गैस का जो जैसे वाटर का जो इवेपोरेशन है वो आइसोबारिक कंडीशन पे हो रहा है, बाहर एटमॉस्फेयर में वाटर इवेपोरेट कर रहा है, या आइस मेल्ट कर रहा है, वो भी आइसोबारिक ही है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है. ठीक है, तो आइसोबारिक एक्सपेंशन, आइसोबारिक कंप्रेशन. दोस्तों इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो ग्राफ में कैसा दिखेगा? ग्राफ में PV डायग्राम हम लेंगे, ग्राफ में यदि हम PV डायग्राम लेंगे तो PV डायग्राम में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, और यदि एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये आइसोबारिक एक्सपेंशन हो गया. और यही मान लीजिए कंप्रेशन हो रहा है, तो सेम वॉल्यूम पे, सेम प्रेशर पे वॉल्यूम कम होगा, तो ये आइसोबारिक कंप्रेशन हो गया. तो ये आइसोबारिक एक्सपेंशन, ये आइसोबारिक कंप्रेशन. और VT ग्राफ देखेंगे, यदि हम VT ग्राफ देखेंगे, VT ग्राफ में क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो ये ओरिजिन से पास होगा ग्राफ. तो ग्राफ जो है हमारा एक्सटेंड करने पे, ग्राफ एक्सटेंड करने पे ओरिजिन से पास होगा, तो ये हमारा आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ हो गया. On a PV diagram, path of an isobaric process is along a horizontal line called an isobar. तो जो PV डायग्राम होता है उसको आइसोबार बोलते हैं, आइसोथर्मल बोलते हैं, उधर आइसोमेट बोलते हैं, यहाँ पे आइसोबार बोलते हैं. हीट कितनी सप्लाइड होगी, कितनी नीडेड होगी? तो दोस्तों मालूम है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी Cp है, मोलर स्पेसिफिक हीट Cp है. तो मोलर स्पेसिफिक Cp है, तो ऐसे में जो हीट नीडेड होगी वो NCP डेल्टा T के बराबर होगी. तो Q बराबर NCP डेल्टा T, ये हीट एनर्जी नीडेड है एट आइसोबारिक प्रोसेस टू रेज द टेम्परेचर बाय डेल्टा T. दोस्तों W जो होगा वो P डेल्टा V यानी कि NR डेल्टा T के बराबर होगा, WP डेल्टा V, और Q NCP डेल्टा T, W अपॉन Q. तो W जो है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस में, W हमारा P डेल्टा V, तो ये NR डेल्टा T के बराबर हो जाएगा. तो अपन रेशियो लेंगे W अपॉन Q कि टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन वर्क में जा रहा है, तो W अपॉन Q. तो P डेल्टा V अपॉन NCP डेल्टा T, P डेल्टा V को NR डेल्टा T लिखेंगे, तो R अपॉन CP, CP होता है अपना गामा R अपॉन गामा माइनस 1, तो रेशियो हो गया गामा माइनस 1 अपॉन गामा. याद नहीं करेंगे, ऑन द स्पॉट जनरेट कर लेंगे. ऐसे डेल्टा U अपॉन Q, NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T, तो ये 1 अपॉन गामा के बराबर हो गया. तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट एनर्जी अंदर आ रही है, पार्टली वर्क में जा रही है, पार्टली डेल्टा U में जा रही है. ये अपने को, और अपन फ्रैक्शन रेशियो निकाल सकते हैं. अब सेम अमाउंट ऑफ हीट अपन कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं. सेम अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं. तो सेम अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं, तो Q बराबर NCP डेल्टा T1. वॉल्यूम पे दे रहे हैं तो Q बराबर NCP डेल्टा T. अब CP बड़ा है CV से, तो डेल्टा T1 छोटा होगा डेल्टा T2 से. ऐसे ही हीट नीडेड इफ Q1 and Q2, QP and QE, if QP and QE are heat needed to raise temperature by delta T of a given amount of gas at constant pressure and constant volume respectively, then QP होगा NCP डेल्टा T1, QV होगा NCV डेल्टा T2. अब सेम डेल्टा T, सॉरी ये डेल्टा T है, डेल्टा T. तो क्योंकि CP बड़ा है CV से, तो QP इज ग्रेटर देन QV. यदि हमें सेम अमाउंट से टेम्परेचर चेंज करना है तो कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी कांस्टेंट वॉल्यूम के कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क तो सेम होगा, क्योंकि नहीं डेल्टा U तो सेम होगा क्योंकि सेम डेल्टा T ला रहे हो, बट कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क भी होगा, इसलिए हीट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. तो ये हम लोगों ने आइसोकोरिक, रिवर्सिबल
आइसोथर्मल आइसोबारिक ये प्रोसेस फिनिश किया, अपन आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, एडियाबैटिक प्रोसेस पे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, Q इज जीरो। इफ फॉर एनी प्रोसेस Q इज जीरो तो हम बोलेंगे वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद इट्स सराउंडिंग, दैट इज Q इज जीरो। Q जीरो है दोस्तों तो डेल्टा U प्लस W जीरो हो गया, यानी कि W बराबर माइनस ऑफ डेल्टा U, है ना। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है और एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। अपन कैसे परफॉर्म करेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन? तो क्या करना है अपने को पूरे कंटेनर को इंक्लूडिंग पिस्टन, all walls are, all the entire arrangement is thermally insulated, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती है। पूरा सिस्टम जो है एंटायर अरेंजमेंट इज थर्मली इंसुलेटेड, हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती है, Q इज जीरो। अब अपने को मान लीजिए ये जो गैस अंदर भरी हुई है इसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है। तो ये पूरा तो अपना जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड है थर्मली, इसमें से हीट एक्सचेंज नहीं हो सकते इंक्लूडिंग पिस्टन। और जितने प्रेशर पे अपने को इनिशियल प्रेशर जो मेंटेन करना है उसके अकॉर्डिंगली लेट शॉट्स अपन रख देंगे। तो इनिशियल प्रेशर के लिए लेट शॉट्स अपन ने रख दी पिस्टन के ऊपर, इसमें गैस भरी हुई है, बॉल्स और पिस्टन थर्मली इंसुलेटेड है। अब वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है तो अपन क्या करें, एक एक करके बॉल्स को रिमूव करना स्टार्ट कर दें। एक बॉल रिमूव की तो बाहर प्रेशर कम हो गया, पिस्टन थोड़ा बाहर आएगा, पिस्टन थोड़ा बाहर आएगा, वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, बट हीट एक्सचेंज नहीं होगी। सिस्टम को सेटल होने देंगे, सिस्टम को सेटल होने देंगे। फिर एक बॉल और हटाएंगे, फिर से प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, फिर पिस्टन को सेटल होने देंगे। तो आप छोटी छोटी स्टेप्स में लगातार बाहर से प्रेशर रिड्यूस कर रहे हो, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है और पिस्टन को सेटल होने का, पूरे सिस्टम को सेटल होने का टाइम दे रहे हो ताकि पीवीटी रिकॉर्ड कर पाए। इस तरह से इनफाइनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में आप प्रेशर लगातार रिड्यूस कर रहे हो, लेट शॉट्स को हटा के, अकॉर्डिंगली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है क्योंकि पूरा सिस्टम इंसुलेटेड है, हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रही। यही मान लो हमको एडियाबैटिक कंप्रेशन करना है, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में हम क्या करेंगे, बाहर से प्रेशर बढ़ाएंगे, तो एक एक करके बॉल्स ऊपर रखते जाएंगे, तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, ऐसा हम एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे। तो जब भी पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रही है, तो अपने को मान के चलना है कि वो प्रोसेस कौन सा है, वो प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है। अब दोस्तों एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो W पॉजिटिव है, Q तो जीरो है और W पॉजिटिव है, तो डेल्टा U नेगेटिव हो जाएगा। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में डेल्टा U नेगेटिव होगा, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जब भी गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी तो इट विल रिजल्ट इन कूलिंग, टेम्परेचर रिड्यूस होगा। और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन W नेगेटिव हो रहा है, तो डेल्टा U पॉजिटिव होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब भी गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस होगी, टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा। तो हम जब टायर में हवा भरते हैं तो वो एडियाबैटिकली गैस कंप्रेस हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और यही सडनली मान लो बलून खुल जाता है तो गैस एक्सपैंड होती है तो टेम्परेचर कम होता है। तो इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन W पॉजिटिव, डेल्टा U नेगेटिव, सो टेम्परेचर डिक्रीजेस। इन एडियाबैटिक कंप्रेशन W नेगेटिव, डेल्टा U पॉजिटिव, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस। स्पेसिफिक हीट जो है वो होगी हमारी T इज Q अपॉन N डेल्टा T, और Q जीरो है तो स्पेसिफिक जीरो होगी। तो स्पेसिफिक हीट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो। इन अ क्वासी स्टैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस तो है Q बराबर जीरो, इसके लिए स्लो होना जरूरी नहीं है। यदि प्रोसेस इक्वेशन चाहिए तो फिर क्वासी स्टैटिक एडियाबैटिक बोलेंगे हम, मतलब स्लोली कर रहे हैं। तो क्वासी स्टैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम इक्वेशन डिराइव करें तो वहां से आएगा PV टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट, गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट है CP/CV, तो PV टू पावर गामा बराबर कांस्टेंट। दोस्तों P को हम लोग लिखेंगे T/V, तो ये इक्वेशन हो गई T/V टू पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, और V को लिखेंगे अपन T/P, तो हो जाएगी P1 माइनस गामा T टू पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा PV टू पावर गामा कांस्टेंट याद रखो। यदि VT में रिलेशन चाहिए, VT में तो P को हटा दो T/V, तो T V टू पावर गामा -1 हो जाएगा, और यदि PT में रिलेशन चाहिए तो V को हटाओ T/P, तो हो जाएगा P1 माइनस गामा T टू पावर गामा बराबर कांस्टेंट। फिर रीअरेंज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV, VT या PT को रिलेट करना है तो इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। नाउ स्लोप कितना होगा, P टू पावर गामा बराबर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके हम निकाल पाएंगे, dP/dV जो होगा वो माइनस गामा P/V के बराबर होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप माइनस गामा P/V के बराबर होगा, ये अपने ध्यान रखना है। उसके बाद में तो एडियाबैटिक का स्लोप आ रहा है माइनस गामा P/V, आइसोथर्मल का स्लोप आ रहा था P/V माइनस P/V। तो यदि स्लोप के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें तो क्योंकि गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि CP CV से बड़ा होता है, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के स्लोप का मैग्नीट्यूड जो होगा वो आइसोथर्मल के स्लोप के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। तो दोस्तों हमें जैसे मान लीजिए सेम वॉल्यूम से एक्सपैंड करना है, मान लीजिए PV डायग्राम है और वॉल्यूम को V से सपोज 2V लेके जाना है, ये सपोज आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। तो एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा, तो एडियाबैटिक आइसोथर्मल का स्लोप कम होगा, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा, तो एडियाबैटिक कर्व ज्यादा स्टीप होगा, तो एडियाबैटिक कर्व ज्यादा स्टीप होगा। तो ये है ना, एडियाबैटिक ज्यादा स्टीप है। कौन सा कर्व ज्यादा स्टीप दिख रहा है, पर्पल वाला ज्यादा स्टीप दिख रहा है, तो ये हमारा ये आइसोथर्म हो गया और ये एडियाबैटिक हो गया। तो सेम वॉल्यूम से जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो एडियाबैटिक में प्रेशर कम आ रहा है, P फाइनल फॉर एडियाबैटिक इज लेस देन P फाइनल फॉर आइसोथर्म। और ये मान लो अपन कंप्रेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन का डायग्राम बनाना है।
तो कंप्रेशन का डायग्राम बनाना है, तो वॉल्यूम को V नॉट से सपोज V नॉट बाई 2 लेके जा रहे हैं। तो मान लीजिए या आइसोथर्मल है, या आइसोथर्मल। तो एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा, तो एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा, तो सेम वॉल्यूम रेंज में, एक सेकंड में वापस बना दो, ए V नॉट है और ए V नॉट बाई 2 है। तो आइसोथर्म का स्लोप कम है, या आइसोथर्म है, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा, एडियाबैटिक कर्व ज्यादा स्टीप होगा, यानी कि एडियाबैटिक का जो ग्राफ होगा ऐसे। तो अपन देख रहे हैं सेम कंप्रेशन के लिए, सेम कंप्रेशन के लिए एडियाबैटिक में प्रेशर ज्यादा होगा, आइसोथर्म में प्रेशर कम होगा। ये ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, ये एडियाबैटिक है, और जो दूसरा ग्राफ है वो आइसोथर्मल है। तो जब दो ग्राफ देख रहे हैं, मुझे आइडेंटिफाई करना कौन आइसोथर्म है कौन एडियाबैटिक है। तो हम देख रहे हैं ये ग्राफ ज्यादा स्टीप है तो ये एडियाबैटिक है, इसमें हम देख रहे हैं ये ज्यादा स्टीप है तो ये एडियाबैटिक है। तो ऐसे देखिए दो आइसोथर्म है, इनके बीच में एडियाबैटिक दिखा रखा है हमें। Now for same volume expansion, सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए मैंने भी बताया था, ये आइसोथर्म, ये एडियाबैटिक और ये आइसोबारिक। तो जब भी हमें ऐसे देखना है किस में वर्क ज्यादा होगा किस में वर्क कम होगा, तो हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए आइसोबारिक बनाया, आइसोथर्म बनाया, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है तो और नीचे आएगा, तो वर्क लीस्ट हो रहा है एडियाबैटिक में और मैक्सिमम हो रहा है आइसोबारिक में। यही सेम वॉल्यूम कंप्रेशन के लिए, तो V1 से V2 जा रहे हैं, तो ये आइसोबारिक है, आइसोथर्म बनाया, एडियाबैटिक और स्टीप होगा तो ये ऊपर जाएगा। तो सेम वॉल्यूम कंप्रेशन के लिए वर्क के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें तो मैक्सिमम आ रहा है एडियाबैटिक में और मिनिमम आ रहा है आइसोबारिक में। दोस्तों एडियाबैटिक का जो स्लोप है हमने देखा dp बाई जो dv आ रहा है वो माइनस गामा p बाई v के बराबर आ रहा है। और गामा अपन देखें तो मोनोएटमिक, डायएटमिक देखें तो मोनो का गामा था 5/3 और डाई का एटमिक का गामा था 7/5। तो मोनोएटमिक का गामा ज्यादा है तो उसके स्लोप का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो जैसे ये दो ग्राफ बना रखे हैं, ये दोनों एडियाबैटिक है, एक मोनोएटमिक गैस के लिए और एक डायएटमिक गैस के लिए। तो अपन देख रहे हैं जिसका, तो अपन ऑन द स्पॉट इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मोनोएटमिक है कौन सा डायएटमिक है। तो हमें याद किया नहीं होगा कि नीचे वाला मोनोएटमिक होता है नीचे वाला डायएटमिक होता है, हम ऑन द स्पॉट स्लोप देखेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप है माइनस गामा p बाई v, तो जिसका गामा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। गामा मोनोएटमिक का ज्यादा है, यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा है वो मोनोएटमिक होना चाहिए। तो 1 मोनोएटमिक है और 2 हमारा डायएटमिक है, तो 1 मोनोएटमिक है इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डायएटमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में जो हो रहा है सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। इन साइक्लिक प्रोसेस फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल सेम एज इनिशियल दैट ऑफ इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। कंप्लीट साइकिल में अपन रिटर्न कर रहे हैं वापस इनिशियल पे, तो यानी कि डेल्टा यू 0 होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा डेल्टा यू 0 होगा, दैट मींस फर्स्ट लॉ से Q बराबर W होगा। तो यदि साइकिल क्लॉकवाइज है तो W पॉजिटिव होगा तो Q भी पॉजिटिव होगा, और साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो W नेगेटिव होगा तो Q भी नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, ये हमने पहले ही देखा हुआ था। एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो गाइस साइकिल में कितना यूजफुल वर्क हो रहा है, तो यूजफुल वर्क अपॉन क्यू इन, दिस इज साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस है ना। तो जैसे मान लीजिए यहां पे देखें अपन, तो मान लीजिए ये हमारे पास एक साइकिल है पीवी डायग्राम की, है ना। ये अपन देखें एक बार कि कैसे अपन एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो ये पीवी डायग्राम है, ये सपोज एक साइक्लिक प्रोसेस है ए बी सी। तो ए बी देखें तो ए बी आइसोबारिक एक्सपेंशन है, आइसोबारिक एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी देनी होगी। तो एनसीपी डेल्टा टी, कितनी एनर्जी देनी होगी, एनसीपी डेल्टा टी। तो यहां पे एनर्जी अंदर आएगी, क्यूएबी पॉजिटिव होगी। बीसी में हमारा आइसोकोरिक प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो आइसोकोरिक कूलिंग है तो वर्क तो जीरो होगा, और कूलिंग है टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा, यानी कि क्यू भी नेगेटिव होगा। तो यहां एनर्जी बाहर जा रही होगी, क्यूबीसी नेगेटिव होगा। सीडी में देखें तो आइसोबारिक वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, तो आइसोबारिक कंप्रेशन है, आइसोबारिक मतलब आइसोबारिक कूलिंग है, आइसोबारिक कूलिंग है। आइसोबारिकली आप कंप्रेशन कर रहे हो, वॉल्यूम को कम कर रहे हो, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो यहां पे भी हीट रिजेक्ट होगी, हीट बाहर जाएगी, QCD नेगेटिव होगा। डीए में कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, W 0 होगा तो हीट अंदर आएगी तो QDA पॉजिटिव होगा। तो हीट गिवन टू द सिस्टम की जब बात हो रही है तो इन दोनों हीट्स की बात होगी, दिस इज क्यू इन। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और वर्क, इस पूरी साइकिल में जितना वर्क हो रहा है वो वर्क निकालेंगे, तो W नेट अपॉन क्यू इन, ये हमारा क्या होगा, ये हमारी एफिशिएंसी होगी W नेट अपॉन क्यू इन। साइकिल का एरिया, साइकिल के लूप का एरिया अपॉन जितनी हीट एनर्जी अपन ने दी है वो हमारी क्या होगी, W नेट अपॉन क्यू इन, ये हमारा एफिशिएंसी हो जाएगी। W नेट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इन माइनस क्यू आउट। जब क्यू आउट लिख रहे हैं तो अपने को मॉड लेना है, ध्यान रहे ये दोनों क्यू नेगेटिव है, तो जब क्यू आउट लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई आउट जा रही है तो यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन या 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। तो ये एफिशिएंसी है, जैसे यहाँ पे देखें तो ये क्यू इन है, ये क्यू आउट है। जब क्यू आउट बोल दिया तो फिर पॉजिटिव नंबर होगा ये मैग्नीट्यूड में, तो इस तरह से साइकिल की एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी ऑफ साइकिल ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि हमेशा जब रिटर्न करेंगे तो हीट बाहर विड्रॉ भी होगी, हीट अपने को रिजेक्ट करनी पड़ेगी, तो पूरा का पूरा W Q के बराबर नहीं होगा, Q इन के बराबर नहीं होगा, थोड़ी हीट रिजेक्ट भी होगी। सो हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में जो एफिशिएंसी है वो 1 से लेस होगी।
नाउ एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन की बात करें तो एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में आइडियल गैस कन्फाइंड इन अ कंटेनर इन इक्विलिब्रियम इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रीली इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कहीं से हीट नहीं मिल रही है और फ्री एक्सपेंशन यानी कि वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे गैस फिल्ड है, यहाँ वैक्यूम है और पूरा सिस्टम एडियाबैटिक है यानी कि थर्मली इंसुलेटेड है। अब जैसे ही पिस्टन खोले, ये वॉल्व खोलेंगे, इमीडिएटली गैस रश करेगी। दोस्तों ये कंट्रोल्ड नहीं हो सकता, ये अनकंट्रोल्ड रहेगा, ये क्वासी स्टैटिक नहीं कर पाएंगे। ये एकदम आपने खोला तो वैक्यूम में गैस रश करेगी, तो ये एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन हो गया। क्यू की वैल्यू 0 है। दोस्तों गैस जब मूव कर रही है तो कोई अपोज करने के लिए फोर्स नहीं है, अपोज करने के लिए फोर्स नहीं है, तो ऐसे में कोई वर्क नहीं होगा। तो वर्क डन बाय गैस 0 है, Q 0 है क्योंकि पूरा सिस्टम एडियाबैटिकली इंसुलेटेड है। तो Q 0 है, W 0 है यानी कि डेल्टा U भी 0 है। तो आइडियल गैस में तो Q 0 है, W 0 है, तो यहाँ डेल्टा U 0 रहेगा। तो आइडियल गैस के लिए कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज फिक्स रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो एन आइडियल गैस कन्फाइंड इन अ कंटेनर इन इक्विलिब्रियम इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रीली इन इवैक्यूएटेड चैम्बर। नो हीट इज ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द गैस बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन। No work is done by the gas because it rushes into a vacuum and thus does not meet any pressure. In an adiabatic free expansion, the internal energy of an ideal gas does not change. So T initial बराबर T final. Real gas की internal energy change होगी, but ideal gas की internal energy change होगी. Ideal gas की internal energy उतनी की उतनी रहेगी. T initial बराबर T final. तो for a given amount of gas, PV बराबर nRT, T fixed है, तो PV बराबर constant. तो वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। मतलब एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में भी अपन ले लेंगे टी कांस्टेंट है तो पीवी बराबर कांस्टेंट। तो ऐसे रटा हुआ नहीं है, अपन ऑन द स्पॉट सोचेंगे। पहला ये ध्यान रखना है क्योंकि वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, कोई अगेंस्ट फोर्स नहीं है तो वर्क नहीं होगा, W0। एडियाबैटिक है तो क्यू भी नहीं होगा, तो Q 0 है, W 0 है, तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा। डेल्टा U आइडियल गैस के लिए NCV डेल्टा T, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो अब PV बराबर कांस्टेंट हो गया यानी कि वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में हम लोग देख रहे हैं। अब ये पूरे प्रोसेसेस की समरी देख लें अपन, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, जो मैंने पढ़ाया ये पूरी समरी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस टेबल को आप देख के आगे प्रोसीड कर सकते हो, क्वेश्चन लें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर वॉल्यूम के साथ वेरी कर रहा है इन द फैशन P to the power x बराबर कांस्टेंट, उसको हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलेंगे। व्हेन प्रेशर P एंड वॉल्यूम V ऑफ अ गैस आर रिलेटेड एज P to the power x बराबर कांस्टेंट, where the process is called polytropic one. Okay, when pressure P and volume V of a gas are related as PV to the power x बराबर कांस्टेंट, P to the power x बराबर कांस्टेंट, the process is called a polytropic process. Okay, तो P और V P to the power x बराबर कांस्टेंट इससे रिलेटेड है, where x naught equals -1, x naught equals 1, तो इसको हम बोलेंगे ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो गाइस P to the power x बराबर कांस्टेंट ऐसे अपने गिवन होगा तो उसको अपन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मानेंगे। P to the power x बराबर कांस्टेंट के लिए हम डिराइव करेंगे तो जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो आ जाएगी CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये हमारी मोलर हीट कैपेसिटी होगी CV अपॉन प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। CV को लिखेंगे R अपॉन गामा माइनस 1, तो ये इस क्वेश्चन में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये समझना है, देखो C लिखा हुआ है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना। अब हमारा DQ होता है DU प्लस DW, तो ये होता है CDT, ये होता है CVDT और DW होता है अपना PDV, इस तरह से। तो यानी कि ये जो टर्म है ये डेल्टा U को डिनोट कर रही है और ये टर्म हमारी W को डिनोट कर रही है। तो हम डायरेक्टली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में लिख सकते हैं, इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस W इज हमारा हो जाएगा R अपॉन 1 माइनस एक्स एन डेल्टा टी। देखो Q होगा हमारा NC डेल्टा टी, Q होगा हमारा, ये पहले Q लिख लेते हैं, Q होगा हमारा NC डेल्टा टी, डेल्टा U होगा हमारा NCV डेल्टा टी, यानी कि जो बाकी टर्म बचेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो W हो जाएगी। तो W हो जाएगा हमारा NR अपॉन 1 माइनस एक्स डेल्टा टी। तो ऐसे हमसे पूछा जाएगा फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी यूटिलाइज्ड एज वर्क, तो R upon 1 minus x upon c, this is fraction of total energy utilized as work. Fraction of total energy utilized as internal energy, CV upon c, ये अपना हो जाएगा, है ना। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV to the power x बराबर कांस्टेंट where x not equals -1। ऐसे में हमारा जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो है C बराबर CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, NC डेल्टा टी Q है, NCV डेल्टा टी डेल्टा U है, तो जो लास्ट वाली टर्म है N R अपॉन 1 माइनस एक्स डेल्टा टी, ये W को डिनोट करेगी, हमारे काफी काम आएगा। हम यदि इस प्रोसेस का स्लोप निकालेंगे PV डायग्राम का dP by dV, तो जैसे माइनस गामा P by V होता था, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स P by V। ऐसे हम लोग वर्क निकालेंगे तो जैसे वहां वर्क होता था NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, यहाँ वर्क हो जाएगा NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स, गामा माइनस 1 की जगह 1 माइनस एक्स, क्योंकि T फाइनल माइनस T इनिशियल लिखा हुआ है। तो NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हमारा वर्क हो गया। देखो एडियाबैटिक में होता था NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, तो यदि उसको T2 माइनस T1 करोगे तो नीचे 1 माइनस गामा हो जाएगा। तो सेम वे में यहाँ पे भी NR डेल्टा टी 1 माइनस एक्स हो गया। तो NR डेल्टा टी 1 माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा W के बराबर हो गया। Now degrees of freedom, so degrees of freedom, the number of independent ways in which a system can store its energy. A system can possess its energy, the number of independent ways, that is called degree of freedom. The term degree of freedom refers to the number of possible independent ways in which a system can have energies. तो उसको हम लोग degree of freedom बोलते हैं। तो मोनोएटमिक गैस के लिए देखो, मोनोएटमिक गैस में एक मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, मोनोएटमिक गैस में एक सिंगल एटम है। तो सिंगल एटम x के अलग मूव कर सकता है, y के अलग मूव कर सकता है या z के अलग मूव कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई।
सिंगल एटम अपने अबाउट रोटेट करेगा, तो क्योंकि एटम का साइज नेग्लिजिबल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो को अप्रोच करेगा, तो रोटेशनल एनर्जी जीरो को अप्रोच करेगी। तो मोनो एटमिक गैस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। मोनो एटमिक गैस में, अच्छा एक सिंगल एटम है तो कोई वाइब्रेशन का भी वो नहीं है, एक सिंगल एटम ही है, वाइब्रेशन हमेशा दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से होगा, तो यहां तो कोई वाइब्रेशन भी नहीं हो पाएगा। तो मोनो एटमिक गैस में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, और वो केवल ट्रांसलेशन की होती है, रोटेशन की नहीं होती, वाइब्रेशन की नहीं होती, टोटल 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। डायटमिक गैस में गाइस, डायटमिक गैस में ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये 2 एटम है, तो ये एक्स के अलोंग मूव कर सकता है, ये वाई के अलोंग मूव कर सकता है, और ये जेड के अलोंग ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हो जाएगी, एक्स में, वाई में और जेड में। प्लस ये 3 एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकता है, एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट एंड जेड के अबाउट। एक्स के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, वाई वर्टिकल एक्सिस है तो ऐसे रोटेट करेगा, और जेड हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। तो एक्स वाई जेड के अबाउट रोटेट कर सकता है। पर दोस्तों जब ये एक्स के अबाउट रोटेट करेगा, दोनों एटम्स को जॉइन करने लाइन के अबाउट रोटेट करेगा एक्स के अबाउट, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि एटम्स की डायमेंशन जीरो को अप्रोच कर रही है, बहुत छोटी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा, तो इसलिए एक्स के अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो को अप्रोच करेगी। तो हम बोलेंगे डायटमिक मॉलिक्यूल जो है उसकी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती है रोटेशन की। यदि एक्स के अलोंग दोनों एटम्स हैं तो वाई और जेड में रोटेशनल मोशन हो सकता है, वाई और जेड के अबाउट, तो 2 रोटेशनल मोशन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेटरी मोशन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ऐसे 5 होगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यदि मॉलिक्यूल रिजिड है तो वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा, और नॉन रिजिड है तो हाई टेम्परेचर में वाइब्रेशन भी करेगा। तो वाइब्रेशन में 2 फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमेशा जब भी वाइब्रेशनल मोड होगा तो उसके साथ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। तो यदि डायटमिक मॉलिक्यूल रिजिड है तो 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन, वाइब्रेशन नहीं है, और नॉन रिजिड है तो हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन होगा और 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी और हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी। तो डायटमिक में 3 2 5 ये हो गया, और यदि नॉन रिजिड और हाई टेम्परेचर है तो फिर 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। नॉन लीनियर पॉलीएटमिक में एक्स वाई जेड तीनों में ट्रांसलेशन, एक्स वाई जेड तीनों में रोटेशन, तो टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, है ना ये। और वाइब्रेशन के लिए क्वेश्चन में गिवन होगा तभी लेंगे, वाइब्रेशन जितने मोड्स रखे उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को लेनी होगी हर मोड में। तो ऐसे मोनोएटमिक, डायटमिक एंड नॉन लीनियर पॉलीएटमिक की अपने देखी। नाउ नेक्स्ट, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो मैक्सवेल प्रपोज दैट इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी इज हाफ kT per molecule, half RT per mole. On average, the total energy of an ideal gas is divided equally among each degree of freedom. जितनी भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है सब में एनर्जी इक्वली डिवाइड होगी, एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स हाफ kT टू द इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल और हाफ RT पर मोल। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में पर मॉलिक्यूल हाफ kT होगा और पर मोल हाफ RT होगा। तो ऐसे केस में फॉर एन आइडियल गैस में भी f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी RT/2 है पर मोल, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी FRT/2 पर मोल। तो FR बाई जो 2 होगा वो CV हो जाएगा अपना। एक्चुअली U जो होगा, यदि f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो f इंटू RT/2, ये पर मोल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और ऐसे n मोल्स है तो n के बराबर, तो ये u हो जाएगा। और इसको इक्वेट करें NCV/T के, तो हमारे यहाँ से CV की वैल्यू आ जाएगी FR/2। यदि गैस की नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f है तो CV जो होगा FR/2 के बराबर हो जाएगा। CV प्लस R तो F/2 प्लस 1 इंटू R हो जाएगा, और गामा हमारा CP/CV है तो 2/F प्लस 1 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली दोस्तों टेबल में देखो, मोनोएटमिक गैस के लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो CV 3R/2 हो गया, डायटमिक के लिए 5R/2 हो गया, और नॉन लीनियर पॉलीएटमिक के लिए 6 इंटू 3R/2 तो 3R हो गया। और प्लस R करेंगे तो CP आ गया, और इनका रेशियो लेंगे तो गामा आ जाएगा 5/3, 7/5 एंड 4/3। ये हमारा नॉन लीनियर पॉलीएटमिक के लिए हो गया। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ईच एटम इन अ लैटिस कैन वाइब्रेट इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ईच ऑफ व्हिच हैज 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस वाइब्रेशन पॉसिबल है हर एटम का, तो हर एटम के पास में 3 वाइब्रेशन मोड होंगे, हर मोड में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एक ट्रांसलेशन, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल हर एटम के पास में 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। तो ईच एटम इन अ सॉलिड हैज 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो जो C है वो हो जाएगा F इंटू R/2, तो 6 इंटू R/2 तो 3R के बराबर हो जाएगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज 3R। यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर नहीं बोलते हैं, सॉलिड में जस्ट मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं, तो F इंटू R/2 तो दैट इज 3R। तो ये सॉलिड्स के लिए थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें N1 मोल्स गैस A के हैं, N2 मोल्स गैस B के हैं एंड सो ऑन। हमें उनका CP इक्विवेलेंट निकालना है, CV इक्विवेलेंट निकालना है, गामा इक्विवेलेंट निकालना है, मीन मोलर मास निकालना है। तो गाइस CV को इक्विवेलेंट मोलर मास कैसे निकालेंगे? टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल मास हो जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2, है ना। टोटल मास हो जाएगा हमारा N1, मोलर मास हमें M0 दे रखा है, तो पहले वाली गैस के नंबर ऑफ मोल्स N1 है और इसका मोलर मास M0 1 है, N2 M0 2 एंड सो ऑन। ये टोटल मास हो गया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, यहां से मेरा मीन मोलर मास आ जाएगा। ऐसे हमें इंटरनल एनर्जी चाहिए कंप्लीट गैस की, तो कंप्लीट गैस की एनर्जी कितनी होगी? N1 CV1T प्लस N2 CV2T प्लस N3 CV3T एंड सो ऑन। और इसको इक्वेट कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल्स CV इक्विवेलेंट इनटू T, तो वहां से मेरा CV इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा Ni CVI अपॉन सिग्मा Ni, N1 CV1 प्लस N2 CV2 एंड सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। CP इक्विवेलेंट चाहिए तो N1 CP1 प्लस N2 CP2 एंड सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2। और गामा इक्विवेलेंट चाहिए तो गामा इक्विवेलेंट एक तो हम लोग लिख सकते हैं गामा इक्विवेलेंट के लिए CP इक्विवेलेंट अपॉन CV इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा हमारा सिग्मा Ni
CPI अपॉन सिग्मा NI CVI, या हम ये CP और CV को अपन गामा के टर्म्स में लिखें तो ये हमारा गामा इक्विवेलेंट ऐसे भी आ जाएगा, सिग्मा NI अपॉन गामा -1 n, मतलब इसको अपन लिख लेंगे N1 प्लस N2, सपोज दो गैसेज हैं, अपॉन गामा इक्विवेलेंट -1 इज N1 अपॉन गामा -1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 -1। तो हमारा गामा इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर हो गया। नाउ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, दोस्तों हीट इंजन जो है और रेफ्रिजरेटर जो है वो साइक्लिक पैटर्न में वर्क करेंगे। हायर टेम्परेचर हीट रिजर्वॉयर से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल एंटिटी है, और रिमेनिंग पार्ट लोअर टेम्परेचर हीट रिजर्वॉयर को रिजेक्ट कर देंगे। तो हीट इंजन क्या करेगा, QH एनर्जी हॉट रिजर्वॉयर से एब्जॉर्ब करेगा, W एनर्जी वर्क में कन्वर्ट करेगा, एंड QC एनर्जी लोअर टेम्परेचर हीट रिजर्वॉयर को ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो हमारी हीट इंजन is a device by which a system is made to undergo a cyclic process that results in conversion of heat into work। तो हीट इंजन क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। It absorbs QH heat from hot reservoir at high temperature TH, does work W on environment and releases QC heat to a cold reservoir at temperature TC। तो ये फिगर दिया हुआ है इस तरह से, hot reservoir TH से एनर्जी QH आ रही है, W वर्क हो रहा है और QC बाहर जा रही है। ओके, वो एफिशिएंसी कैसे डिफाइन है, W अपॉन QH, दैट इज QH माइनस QC। अपने ध्यान रखना है कि जो QH है वो QC प्लस W के बराबर है, तो अपन W को लिख सकते हैं QH माइनस QC अपॉन QH, तो 1 माइनस QC बाय QH, ये हमारी एफिशिएंसी होगी। पावर आउटपुट कितना होगा, W पर साइकिल इनटू नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, जिसका अपन एक क्वेश्चन भी किया था, वो पावर आउटपुट हो जाएगा हमारा। नाउ रेफ्रिजरेटर का क्या काम है, रेफ्रिजरेटर कोल्ड रिजर्वॉयर से TC वाले टेम्परेचर वाले रिजर्वॉयर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, एक्सटर्नल एनर्जी एब्जॉर्ब बाहर से होगी वर्क की फॉर्म में, इस पे वर्क होगा, और टोटल एनर्जी बाहर एमिट होगी हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर पे। तो यहाँ पे हीट एनर्जी का फ्लो जस्ट ऑपोजिट हो गया, इधर QH आ रही थी, W बाहर जा रहा था, QC इधर जा रहा था। अब रेफ्रिजरेटर में W अंदर आ रहा है, QC अंदर आ रहा है, QH बाहर जा रहा है, तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो a refrigerator is the reverse of a heat engine. Here the working substance extract heat QC from the cold reservoir. Some external work is done on it and QH is released to the hot reservoir। तो दोस्तों इसको ऐसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने अपने रेफ्रिजरेटर में सपोज वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, तो रेफ्रिजरेटर में वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, तो हीट जो रेफ्रिजरेटर क्या काम कर रहा है, उन वेजिटेबल्स से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क हो रहा है, और ये दोनों मिलकर सराउंडिंग्स में जो हाई टेम्परेचर पर है उसमें हीट एनर्जी एमिट हो रही है। ओके, तो दिस इज रेफ्रिजरेटर के लिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं, विच इज जितनी हीट इन्होंने एक्सट्रैक्ट की है कोल्ड रिजर्वॉयर से अपॉन W, QC अपॉन W, ये हमारा अल्फा के बराबर है QC अपॉन W। तो अल्फा और एफिशिएंसी में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, अल्फा इज QC अपॉन W, QC को लिख सकते हैं अपन QH माइनस W अपॉन W, दैट इज QH by W minus 1, that is W by QH is eta, 1 by eta minus 1, that is 1 minus eta upon eta। तो अल्फा और ईटा में रिलेशन होगा, अल्फा रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी है, रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, और ईटा हीट इंजन की एफिशिएंसी है। यदि एक हीट इंजन और एक रेफ्रिजरेटर सेम TC और TH के बीच में वर्क कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में रिलेशन होगा, अल्फा इज 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। तो हमेशा जो QC देखो एफिशिएंसी जो है वो हमेशा 1 से लेस होगी हीट इंजन की, बट जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा QC और W के रिलेशन में। Now second law of thermodynamics, देखिए second law of thermodynamics में हम लोग कह रहे हैं, the second law of thermodynamics gives a fundamental limitation to the efficiency of heat engine and the coefficient of performance of a refrigerator। जो हीट इंजन है उनकी एफिशिएंसी पे लिमिट आ रही है, एंड जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है अपना रेफ्रिजरेटर के उन पे लिमिट आ रही है थ्रू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, इट सेज दैट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी यूनिटी, हमेशा यूनिटी से कम होगी। क्यों, क्योंकि W एफिशिएंसी जो होती है W अपॉन QH, तो यूनिटी तब होगा जबकि W और QH बराबर यानी कि QC 0। बट ऐसा नहीं पॉसिबल है कि कंप्लीटली हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको वर्क में कन्वर्ट कर दो, यदि साइक्लिक पैटर्न में मूव करे तो कुछ एनर्जी रिजेक्ट भी करनी पड़ेगी वापस लौटने के लिए। तो इसलिए QC नॉन जीरो होगा, तो कभी भी एफिशिएंसी हमारी 1 नहीं हो सकती हीट इंजन की। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर के लिए है कि रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंफिनिटी नहीं हो सकता, क्योंकि W के कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है QC बाय W, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंफिनिटी होने के लिए W 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि रेफ्रिजरेटर क्या काम कर रहा है, कोल्ड ऑब्जेक्ट से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और हॉट रिजर्वॉयर को ट्रांसफर कर रहा है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ठंडी ऑब्जेक्ट से हीट लेके बिना वर्क के आप उसको हॉट रिजर्वॉयर को ट्रांसमिट कर दो, आपको वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, बिना वर्क के नहीं हो पाएगा। तो सेकंड लॉ सेज दैट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी यूनिटी, सेकंड लॉ सेज दैट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन नेवर बी इंफिनिटी फॉर अ रेफ्रिजरेटर। ये दो चीजें हो रही है। तो सेकंड लॉ का और क्या पर्पस है, एक्चुअली फर्स्ट लॉ हमें प्रोसेसेस हम फर्स्ट लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बहुत सारे लॉज ऐसे, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो कि फर्स्ट लॉ से तो वैलिड हो बट सेकंड लॉ को सेटिस्फाई नहीं करती हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ तो केवल एनर्जी कंजर्वेशन अपने को इंश्योर करना है कि एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, बट सेकंड लॉ में जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं सरफेस से हीट एब्जॉर्ब करके और उसको वर्क में कन्वर्ट कर दूं, ऊपर उछल जाऊं, इज इट पॉसिबल कि मैं सरफेस से हीट एब्जॉर्ब करके और उस ऊपर उछल जाऊं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। या हम पानी में चीनी मिला दिए, अब क्या रिवर्स कर सकते हैं कि पानी को रिवर्स घुमाएं और चीनी बाहर आ जाए?
तो सेकंड लॉ वो लॉ है जो कि प्रोसेसेस की वाइबिलिटी को बताता है कि भाई प्रोसेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी हमारी 1 नहीं हो सकती एंड रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंफिनिटी नहीं हो सकता, ये हम लोग बोल रहे हैं। यहां हमारे दो स्टेटमेंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं, कैल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नो साइक्लिक प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the conversion of heat into work। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बस QH हो और W हो QC 0। अगेन यदि QC 0 होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ तो हमारी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, which is not possible। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज अनदर फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट दैट हीट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी यूनिटी। उसी को दूसरे वे में लिखा हुआ है कि नो साइक्लिक प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the conversion of heat into work। मतलब हीट को अपन कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ हीट रिजेक्ट भी करनी पड़ेगी। ऐसे क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये नाम ध्यान रखना है अपने को। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is a transfer of heat from a colder object to a hotter object। यदि कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट को एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो आपको वर्क के थ्रू करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि इस कोल्ड रिजर्वॉयर से हीट एब्जॉर्ब की और हॉट रिजर्वॉयर को आपने ट्रांसमिट कर दी, ऐसे में अल्फा इंफिनिटी हो जाएगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों सेकंड लॉ के ही रिलेटेड स्टेटमेंट है। नाउ दोस्तों, कार्नो इंजन इट्स अ स्पेशल इंजन। कार्नो इंजन इज अ रिवर्सिबल इंजन। कार्नो इंजन रिवर्सिबल इंजन है, ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेंपरेचर्स TH एंड TC। TH हमारा हॉट रिजर्वॉयर है, TC हमारा कोल्ड रिजर्वॉयर है। तो कार्नो इंजन हमारे दो हीट रिजर्वॉयर्स TH और TC टेंपरेचर पे जो है उनके बीच में वर्क कर रहा है। कार्नो साइकिल में 4 पाथ्स होते हैं, एडियाबैटिक, देन आइसोथर्मल, देन एडियाबैटिक एंड देन आइसोथर्मल। पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, देन आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, देन एडियाबैटिक। अपनी अपन यहां पे देखें तो पहले एडियाबैटिक, यहां पे एडियाबैटिक, सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट अंदर आ रही है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट बाहर जा रही है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो कार्नो इंजन के साइकिल में 2 एडियाबैटिक हैं और 2 आइसोथर्मल है। 2 बार एक्सपेंशन हो रहा है और 2 बार कंप्रेशन हो रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एनर्जी अंदर आ रही है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट एनर्जी बाहर जा रही है, एडियाबैटिक में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो since the operation is in a closed cycle, the internal energy of the gas does not change. Consequently, the net work done by the gas on the piston is equal to the net heat input। जितना QH है का मॉड माइनस QC का मॉड, वो हमारा W के बराबर हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है दोस्तों। इट कैन बी प्रूव्ड दैट QC अपॉन QH इज TC अपॉन TH, है ना। ये हम डेरिवेशन को अवॉइड कर रहे हैं, हम ये ध्यान रखेंगे कि कार्नो साइकिल में QC अपॉन QH इज TC अपॉन TH। तो एफिशिएंसी हमारी होती है 1 माइनस QC बाई QH, और QC बाई QH TC बाई TH है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस TC बाई TH। तो कार्नो इंजन की एफिशिएंसी जो होगी वो 1 माइनस TC बाई TH के बराबर होगी। The efficiency eta of a Carnot engine and the coefficient of performance of a Carnot engine are related as। तो अपन ने देखा था सेम हॉट एंड कोल्ड रिजर्वॉयर्स के बीच में एक रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है और एक इंजन काम कर रहा है, तो दोनों की आपस में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी कैसे रिलेटेड होंगे? अल्फा इज 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, ये उधर ही डिराइव कर दिया था अपन ने। एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नो इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। कौन सा वर्किंग सब्सटेंस ले रखा है उससे इंडिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं आगे। दोस्तों ये वाला पॉइंट हम लोग देख ही चुके हैं कि अल्फा और ईटा में आपस में रिलेशन ये होगा। एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, वो ठीक है। अब 2 हीट इंजन हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में कैसे कि जैसे फर्स्ट इंजन E1 है, ये एनर्जी Q1 एब्जॉर्ब कर रहा है, Q2 रिमूव कर रहा है और वर्क W कर रहा है। अभी जो फर्स्ट इंजन एनर्जी रिमूव कर रहा है, ये सेकेंड एनर्जी इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये W2 वर्क कर रहा है और Q3 एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब इनकी एफिशिएंसी इसमें रिलेशन निकालना है ना। तो फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी हो जाएगी ईटा 1 इज 1 माइनस Q1 बाय Q2 बाय Q1, ये ईटा 1 हो जाएगा। ईटा 2 हो जाएगा 1 माइनस Q3 बाय Q2, और ईटा हो जाएगा हमारा 1 माइनस ओवरऑल Q3 बाय Q1। अब हम यहां से देख रहे हैं कि Q3 बाय Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, Q2 बाय Q1 इंटू Q3 बाय Q2, तो ये Q3 बाय Q1 बन जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो यानी कि हमें मालूम पड़ रहा है कि हम क्या करें, 1 माइनस ईटा 1 एंड 1 माइनस ईटा 2 करें तो ये Q3 बाई Q1 आ जाएगा, विच इज 1 माइनस ईटा। तो सीरीज में जो इंजन हैं उनकी एफिशिएंसी इस तरह से रिलेटेड रहेगी। यदि इंडिविजुअल इंजन की एफिशिएंसी ईटा 1 ईटा 2 है और कंबाइन इंजन की एफिशिएंसी ईटा है, तो 1 माइनस ईटा 1 इंटू 1 माइनस ईटा 2 इज 1 माइनस ईटा। ये हम लोग ध्यान रख ले तो बेटर, थोड़ा टाइम सेव होगा। Now, 2 ideal Carnot engines operate in cascade. All heat given by the one engine is used by the other engine to produce work. वही सीरीज जो अभी अपन देख रहे थे, between temperatures T1 and T2. The temperature of the hot reservoir of the first engine is T1 and the temperature of the cold reservoir of the second engine is T2. तो ये T1 है और ये T2 है, ओके। तो T1 and T2, तो यहाँ T1 T2 लिखा हुआ है, तो अपन इसको भी T1 T2 कर देते हैं, T1 T2, ओके। T is the temperature of the sink of the first engine, which is also the source for the second engine. तो ये जो है ये T है, ये T है। तो T1 से T के बीच में फर्स्ट इंजन, T से T2 के बीच में सेकंड इंजन ऑपरेट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा। पहला, इफ बोथ द इंजन परफॉर्म्स इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, दोनों के वर्क बराबर है, दोनों के वर्क बराबर है, तो ऐसे में T बराबर T1 प्लस T2 बाई 2 होगा। तो फर्स्ट वाला इंजन कितना वर्क कर रहा है, ए पॉइंट के लिए देखें तो W1 बराबर W2। तो W1 कितना है, Q1 माइनस Q2, W2 कितना है, Q2 माइनस Q3,
है ना। अभी कार्नो इंजन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करें, इसको Q2 से डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को Q2 से डिवाइड कर दें, तो Q1 बाई Q2 माइनस 1 इज 1 माइनस Q3 बाई Q2। अब कार्नो इंजन में Q1 बाई Q2 हो जाएगा T1 बाई T बराबर 1, और Q3 बाई Q2 हो जाएगा T2 बाई T, क्योंकि ये T पे है इसलिए। तो यहाँ से देख रहे हैं 2 बराबर T1 प्लस T2 बाई T, तो ये जो इंटरमीडिएट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है T1 प्लस T2 बाई 2। तो ये T1 प्लस T2 बाई 2 हो गया जब दोनों वर्क बराबर है। इफ बोथ द इंजन्स हैव सेम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सेम है, ईटा 1 सेकंड पार्ट में एफिशिएंसी सेम है, यानी कि ईटा 1 इज इक्वल टू ईटा 2। तो ईटा 1 हो गया हमारा Q1 माइनस T बाय T1, और ईटा 2 हो गया 1 माइनस T2 बाय T, 1 माइनस TC बाई TH, 1 माइनस TC बाई TH, वो लिखा है मैंने। तो 1 1 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारा आ रहा है T1 T2 बराबर T स्क्वायर। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखेंगे कि जब से 3 रिजल्ट हो गए, सीरीज में इंजन है तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो होगी 1 माइनस ईटा इज 1 माइनस ईटा 1 इंटू 1 माइनस ईटा 2। सेकंड, यदि कार्नो इंजन है और वर्क बराबर कर रहे हैं दोनों, तो ऐसे में T बराबर T1 प्लस T2 बाई 2, इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो होगा T1 प्लस T2 बाई 2 के बराबर होगा। और नेक्स्ट है, यदि हमारे पास में दोनों की एफिशिएंसी सेम है, तो ऐसे में T बराबर अंडर रूट ऑफ T1 T2, ये हमारा इंटरमीडिएट टेम्परेचर होगा, T बराबर अंडर रूट T1 T2। Carnot's theorem, all reversible engines between two given reservoirs have the same efficiency। तो given reservoirs के बीच में TC और TH के बीच में जितने भी reversible engines हैं सबकी efficiency same होगी। No cyclical heat engine has a greater efficiency than a reversible engine operating between the same two temperatures। तो बोल रहे हैं कार्नो इंजन की efficiency highest होगी, और कोई भी इंजन ले लें तो सेम टेम्परेचर्स के बीच में उनकी efficiency कम होगी। Maximum efficiency is for कार्नो इंजन and that too is less than 1। ये हमें कार्नोस थ्योरम हमें ध्यान